जो सवाल थे टाइम जोन वाले जो सवाल थे वो हम कर रहे थे और हमने कहा था कि आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे तो कुछ और उसमें आगे सवाल करेंगे, है ना। लेकिन कल जितनी चीज़ आपको बताई गई थी वो आपको समझ आ गई थी, ठीक है। एक बार हम वापस से शुरू करते हैं। जो हमने कल पढ़ा था उसको 10-15 मिनट में समराइज करके हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ द अर्थ वाला जो चैप्टर है, जो आपका पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का, वहाँ पहुँचने से पहले हमने थोड़ी सी उसका एक पीछे का बैकग्राउंड ले रहे थे कि भाई नॉर्मली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या चीज़ें होती हैं, है ना। यही चीज़ें देख रहे थे कल हम कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या चीज़ें हैं। वहाँ से फिर हमने देखा कि भाई लैटिट्यूड क्या चीज़ होती है, लॉन्गिट्यूड क्या चीज़ होती है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इनकी ज़रूरत क्या है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कैसे हमने ड्रॉ किए, उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, किसी जगह की लोकेशन कैसे फाइंड करते हैं, किस चीज़ को 0 डिग्री बोलते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड क्या चीज़ होती है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्या चीज़ होती है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, उसको क्रॉस करते हैं तो क्या डिफरेंस आता है। वो सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी, है ना। याद आ रहा है आपको सब? वापस एक बारी देखते हैं, 2 मिनट लगेंगे, 5 मिनट में हम इसको जो है खत्म करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, भाई ऐसा अर्थ है और उसमें आपको अगर लैटिट्यूड ड्रॉ करना है तो आप क्या करोगे, उसको मिडिल में से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, 0 डिग्री, है ना। अब इस 0 डिग्री से कोई, अब मैंने सबसे पहले क्या कहा था, लैटिट्यूड को एक और चीज़ क्या बोलते हैं, पैरेलल, है ना। क्या बोला था, इसको एक और चीज़ क्या बोलते हैं, पैरेलल, क्योंकि लैटिट्यूड आपके एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, है ना, ऐसे रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें पता थी। अब हमने बोला कि भाई अगर ये 0 डिग्री है तो किसी भी और डिग्री का लैटिट्यूड हम कैसे बोलते हैं कि कौन सी डिग्री का लैटिट्यूड है, कि भाई वो कितना एंगल बनाता है ये 0 डिग्री वाला जो आपका बेस है उस लाइन के साथ, है ना। तो हमने क्या बोला, भाई अगर ये 0 डिग्री है तो अगर यहाँ पर ये यहाँ पे कोई 30 डिग्री का एंगल बनाता है तो हम क्या बोलेंगे, ये वाली जो लाइन जा रही है वो क्या है, 30 डिग्री का लैटिट्यूड, है ना। फिर ऐसे करके हमने आगे क्या बोला, भाई 60 डिग्री बनाता है तो यहाँ होगा कुछ, यहाँ पे कुछ और बनाएगा और यहाँ पे कुछ बनाएगा 90 डिग्री, तो हम क्या बोलेंगे 90 डिग्री लैटिट्यूड है। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे ऐसे आगे करके हम बढ़ेंगे तो उसको हम बोलेंगे कि उतनी डिग्री का वो क्या है, लैटिट्यूड है, ठीक है। और हमने क्या बोला था कि भाई ये चीज़ है, इसको हमने क्या बोल दिया, नॉर्थ पोल, इसको हमने क्या बोल दिया, साउथ पोल। तो अब इस लाइन से हम डिवाइड कर रहे हैं तो मतलब यहाँ पर जो भी 30 डिग्री बनेगा उसके आगे क्या हम लिखेंगे, 30 डिग्री नॉर्थ। यहाँ पर कोई भी चीज़ आएगी तो उसके आगे लिखेंगे 30 डिग्री साउथ, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ थी, लैटिट्यूड क्या होता है, हमने क्या बोला कि क्या है, इमेजिनरी लाइन, जो कि क्या होती है, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। लैटिट्यूड क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। लैटिट्यूड मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, आप देखो, ठीक है, मैं लिखवाता नहीं हूँ, मैं आपको नोट्स नहीं बनवाऊंगा, आप सिर्फ समझिए, क्योंकि ये क्लास थोड़ी क्या है, रैपिड रिवीजन वाली क्लास है, आपको शायद प्री के लिए चाहिए, है ना, प्री के लिए है ना रैपिड रिवीजन। तो लिखवाऊंगा नहीं मैं, आप बस समझो, आप कॉन्सेप्ट को समझो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी उसको आप लिखो। यहाँ पे मैंने आपको कल 2-3 चीज़ें बोली थी लिखने को, बस आप उसको कॉपी में लिखते चलो, बाकी जो आपको नोट्स सर देंगे उसमें से हम देखेंगे, फिर जो भी ऊपर नीचे होगा उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो लैटिट्यूड के आगे आपको क्या लिखना है भाई, हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल है, समझ आ गई। और ऊपर की तरफ वो कितना एंगल बनाती है इक्वेटर के साथ, वो उतने डिग्री का क्या बन जाएगा, लैटिट्यूड। बस यहाँ पे इतनी बात लैटिट्यूड के बारे में खत्म हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, लॉन्गिट्यूड, है ना। अब भाई लॉन्गिट्यूड बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, ये इक्वेटर तो पहले का बनाया हुआ है 0 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, नॉर्थ पोल हमें पहले का पता है, साउथ पोल हमें पहले का पता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें रेफरेंस लाइन जिसको 0 डिग्री बोला था उसको तो हमने सिर्फ अर्थ को सेंटर में से काटा तो उसको 0 डिग्री बोल दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको 0 डिग्री का कोई लॉन्गिट्यूड बनाना है, मतलब 0 डिग्री बनाने का पीछे वजह क्या है, 0 डिग्री बनाने के पीछे वजह क्या है, वो क्या है आपका रेफरेंस, है ना। 0 डिग्री क्या है, रेफरेंस है। अब अगर लैटिट्यूड का रेफरेंस आपका इक्वेटर है तो लॉन्गिट्यूड का रेफरेंस भी कुछ बनाना पड़ेगा। तो क्या लॉन्गिट्यूड का रेफरेंस भी इसके बीच में से निकाल दें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लॉन्गिट्यूड का रेफरेंस निकालने के लिए हमने जो 0 डिग्री लिया है उसको हमने क्या बोला है, उसी को हमने बोला है प्राइम मेरिडियन, ठीक है, जो कि कहां से जाता है आपका, ग्रीनविच से, ठीक है, जो कि कहां पर है, लंदन में, ठीक है। अब वहां से क्यों जाता है आपको मैंने सब बताया था कि वो जो सारे जियोलॉजिस्ट उस टाइम थे वो सारे जो रिसर्च कर रहे थे वो यहाँ पे ग्रीनविच लेबोरेटरी के अंदर वो सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक है, इसीलिए वहां से पास होता है। तो इसीलिए हमने क्या बोल दिया, उसको हमने क्या बोल दिया था, 0 डिग्री, है ना। तो यहाँ से कहीं से अगर पास होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब बस उसके रेफरेंस में आप आगे पीछे चलते चलो तो ये ऐसे करके और कोई लॉन्गिट्यूड निकलेंगे, यहाँ से जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे और ऐसे जा रहे होंगे, ठीक है। तो इन सबको आप क्या बोलोगे, लॉन्गिट्यूड, ठीक है।
तो क्या लॉन्गिट्यूड भी एक दूसरे के पैरेलल है? नहीं, ये सब पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, ये तो यहाँ पे साउथ पोल और नॉर्थ पोल में जाके मिल रहे हैं। दूसरा, इक्वेटर के आप जितना पास जाओगे लॉन्गिट्यूड आपस में उतने दूर हैं, है ना, जितना आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास जाओगे ये लॉन्गिट्यूड उतने वहां पर क्या है, मर्ज हो रहे हैं, क्लोज हैं, ठीक है। ये क्या ऑब्जर्वेशन है, आपको देख के पता चल रही है, ठीक है। और हमने क्या चीज देखी थी भाई, 0 डिग्री ये है, तो भाई अब इसके पीछे 0 डिग्री के एग्जैक्टली ऑपोजिट पीछे की तरफ ग्लोब में क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री से आपकी क्या पास होगी, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। वहां से क्या पास होती है, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब इंटरनेशनल डेट लाइन की क्या खास बात थी कि भाई इंटरनेशनल डेट लाइन को जब आप क्रॉस करते हो तो आपकी डेट जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। अभी इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में क्या खास बात थी कि यहाँ इसको अगर आप क्रॉस करो तो क्या हो जाती है, डेट चेंज, है ना। इसको अगर आप क्रॉस करो तो क्या हो जाएगी, डेट चेंज हो जाएगी। अब आप देखिए यहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहां पे एक स्ट्रेट है जिसका नाम क्या है, बेरिंग स्ट्रेट, है ना, बेरिंग स्ट्रेट, है ना। और यहां से आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो क्रॉस कर रही है, पर वो क्या है, लॉन्गिट्यूड की तरह नहीं है, वो तो कुछ ऐसा टेढ़ी मेढ़ी है, जिगजैग है, ठीक है। तो इसकी एक और खास बात क्या है कि ये क्या है, जिगजैग। जिगजैग क्यों बनाया गया इसको, क्योंकि इंटरनेशनल डेट लाइन अगर आप क्रॉस करें तो डेट चेंज हो जाएगी, तो इसको वाटर बॉडी के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। कहां से बनाया गया है, किसी वाटर बॉडी के ऊपर बनाया गया है, ताकि भाई लैंड के ऊपर ऐसा ना हो कि उसका एक हिस्सा इधर हो एक हिस्सा इधर हो, तो बस अपने लैंड के ऊपर ही अगर आप ट्रेवल करो तो डेट आपकी चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसको किस पे बनाया गया है, पानी के ऊपर बनाया गया, वाटर के ऊपर बनाया गया। दूसरा आपको क्या बोला था भाई, यहाँ छोटे छोटे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, तो हर ग्रुप ऑफ आइलैंड जो थोड़ा एक दूसरे से थोड़ा दूर है वहां पे एक जैसा टाइम रहे। मानो यहाँ पे कोई ऐसे में बोलूँ ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है ना, और अगर मैं इसको सीधा रखता तो फिर ऐसे जाती लाइन, ऐसे जाती तो इसके इधर कुछ और टाइम रहता, इधर कुछ और, यहां से इधर जाओगे तो डेट ही चेंज हो जाएगी, है ना, ठीक है। टाइम जोन अलग हो जाए वो अलग बात होती है, एक कंट्री में टाइम जोन अलग अलग है वो तो हम अभी देखेंगे, हमने कल भी देखा था, ठीक है। जैसे रशिया में बहुत सारे टाइम जोन थे, है ना, जो जिस भी कंट्री की विड्थ ज्यादा होगी वहां पे क्या होगा, टाइम जोन ज्यादा होंगे। फ्रांस में बहुत सारे टाइम जोन थे, लेकिन यहाँ पे टाइम जोन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे तो क्या डेट ही चेंज हो रही है। तो डेट चेंज हो जाए एक ही कंट्री के बीच में, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बीच में, वो दिक्कत की बात है, इसीलिए हमने क्या किया, इसको वाटर बॉडी के ऊपर से निकाला है, ठीक है, ठीक बात है। और हमें क्या पता चला था कि भाई ये जगह है, इसको हमने क्या बोला, वेस्ट, ये जगह है इसको हमने क्या बोला, ईस्ट, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, अगर इंटरनेशनल डेट लाइन के आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ ट्रेवल करते हो तो यू विल गेन वन डे, यू विल गेन वन डे, ठीक है। और अगर आप ईस्ट से इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्ट की तरफ ट्रेवल करते हो तो यू विल लूज वन डे, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई। तो फिर वही सेम बात आपको बताई थी, आज की तारीख क्या है, 7, है ना। तो अगर यहाँ पे 7 तारीख है, 7 जुलाई, यहाँ पे 7 जुलाई है, तो यहाँ पे क्या, अगर यहाँ से मैं यहाँ जाऊंगा तो क्या डेट होगी यहाँ पे, 6 जुलाई, ठीक है। यहाँ पे चला जाऊंगा तो क्या हो जाएगी, 6 जुलाई, ठीक है। और यहाँ पर अगर आज 7 तारीख है तो यहाँ पे आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगी, 8 जुलाई, ठीक है। बात समझ आ गई आपको, एकदम क्लियर है, इसमें कुछ भी भारी भरकम नहीं है, सब समझ आ गया, कोई डाउट है? चलो फिर इसके बाद आपको क्या बताया था, और क्या चीज, हाँ, चलो देखते हैं वो सब। यहां तक आपको समझ आ गया सब? नहीं, मुश्किल कुछ नहीं है ज्योग्राफी में, आप ध्यान से ज्योग्राफी पढ़ोगे तो कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं, इजी सब्जेक्ट है भाई ज्योग्राफी बहुत, ठीक है। मुश्किल सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री, किसी किसी को बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन क्या मेमोराइज बहुत करना है हिस्ट्री में, ये वो आप इधर उधर देखोगे, जितना मर्जी पढ़ोगे, फिर एग्जाम में जो सवाल आएगा वो देखो, दो चीजें होती हैं, एक जो आप पढ़ रहे हो और दूसरा एग्जाम में क्या आ रहा है, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। एक क्या है जो आप पढ़ रहे हो, दूसरा क्या है एग्जाम में आ रहा है। आप बोलोगे यार मम्मी मैं तो सब पढ़ के गया था पर एग्जाम में तो कुछ और आया, नहीं बस ऐसे हो गया, वो कब वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। आप हिस्ट्री ऐसा ही है, आप बहुत पढ़ोगे पर तो क्या होगा, उसमें इधर उधर से सवाल आएगा, कहीं से गंदा आर्ट एंड कल्चर का इधर उधर का, वो आप नहीं कर पाओगे, डुएबल नहीं होता है। ये ज्योग्राफी जो है वो डुएबल है, ठीक है, कर लोगे आप इसको ध्यान से। अगर आप एक बार देखोगे, मैप को देखोगे, आसान है, इसमें कुछ भी
आराम से अगर इसमें से 20 सवाल आ रहे हैं तो 15 प्लस तो आप इसमें से बना सकते हो आराम से, ठीक है, बस आप देखते रहो। उसके बाद हमने क्या देखा था, अर्थ के बारे में बात हो रही थी। तो सबसे पहली चीज क्या बोली थी, अर्थ आपकी क्या है, स्फेरिकल है ना। सबसे पहले बोलो भाई अर्थ स्फेरिकल है, अर्थ ऐसी है, ऐसे नहीं होके अगर ऐसे होती तो क्या दिक्कत होती। तो हमने बोला ये सन है, ठीक है, तो ये सोलर रेडिएशन यहाँ पे गिर रही है, ठीक है। अगर अर्थ फ्लैट होती तो हर जगह सेम अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन गिरती, तो हर जगह सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर आपको मिलता, हर जगह सेम अमाउंट ऑफ हीट आपको मिलती। पर क्योंकि अर्थ सेम फ्लैट नहीं है, अर्थ क्या है, स्फेरिकल है। अर्थ स्फेरिकल है, उसकी वजह से क्या होता है, किसी जगह हीट सरप्लस रीजन बनेगा, किसी जगह हीट डेफिसिट रीजन बनेगा। उसी की वजह से आपको मैंने आगे चल के बताया था क्या, कि प्रेशर बेल्ट जो है उसका निर्माण होगा, ठीक है, प्रेशर बेल्ट जो है उसकी वजह से बनेंगे। अभी यहाँ पे क्योंकि स्फेरिकल है तो यहाँ पर आप देखो ये जो रे है, ये वाली जो जगह है जिसको हम क्या बोल रहे थे, इक्वेटर, है ना, यही आपका इक्वेटर था। इक्वेटर एक तो यहाँ पर डायरेक्ट लाइट गिर रही है, सूरज की डायरेक्ट लाइट गिर रही है और शॉर्टर डिस्टेंस है ना, एक तो तेज भी पड़ रही है, डायरेक्ट भी गिर रही है, दूसरा डिस्टेंस भी शॉर्ट है। उसके कंपैरिजन में ये वाली जगह होगी, ये वाली जगह होगी, और भी हो सकती है ना, यहाँ पे भी तो जाएगी, यहाँ तक जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगी, ऐसे जाएगी। तो आप देखो ये वाली जो जगहें होंगी, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, या फिर नॉर्थ पोल के पास की जगह या साउथ पोल के पास की जगह, उसमें देखो एक तो डिस्टेंस कितना ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है, दूसरा एंगल कितना ज़्यादा टेढ़ा है, डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ रही है तो इंक्लिनेशन में लाइट पड़ रही है, इंक्लिनेशन में लाइट जब पड़ेगी तो उतनी ज़्यादा हीट वो जो है प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो इस जगह को हम क्या बोलेंगे भाई, ये क्या है, हीट सरप्लस रीजन, ठीक है, और इस जगह को हम क्या बोलेंगे, हीट डेफिसिट रीजन, ठीक है, ठीक है। दो चीजें जो है वो बनी किसकी वजह से, क्योंकि अर्थ स्फेरिकल है उसकी वजह से लाइट जो है हर जगह इक्वली नहीं पड़ती है, हीट अलग अलग जगह अलग अलग हिसाब से पड़ती है। यहाँ पे डायरेक्ट पड़ रही है, यहाँ इंक्लाइन पे पड़ रही है, यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ इंटेंसिटी कम है, उसकी वजह से यहाँ पे हीट सरप्लस रीजन है, उसकी वजह से यहाँ पे हीट डेफिसिट रीजन है। ये पहली चीज़ है किसकी वजह से, अर्थ क्योंकि स्फेरिकल है। दूसरी चीज़ क्या थी, अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, टिल्टेड भी है, ठीक है। दूसरा क्या था, अर्थ क्या है, टिल्टेड भी है। टिल्टेड होने की वजह से क्या चीज़ बन रही थी, सीजन्स, है ना, टिल्टेड होने की वजह से सीजन बन रहे थे। अभी सीजन बन रहे थे उसका मतलब क्या था कि भाई ये सन है और यहाँ पे आपका अर्थ है, यहाँ पे आपका अर्थ है, ठीक है, और ऐसे करके टिल्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बोलोगे ये नॉर्थ है और यहाँ पे क्या है, साउथ, और यहाँ पे भी ऐसे करके टिल्टेड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका क्या है, नॉर्थ, यहाँ पर आपका क्या है, साउथ, सेम चीज़ है। तो क्योंकि अर्थ टिल्टेड है तो एक टाइम ऐसा होगा कि जो साउथ पोल होगा, सदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न रीजन ऑफ द अर्थ, इट इज टुवर्ड्स द सन, सदर्न रीजन ऑफ द अर्थ इज टुवर्ड्स द सन। तो जब ये सदर्न रीजन ऑफ द अर्थ इज टुवर्ड्स द सन, उस समय क्या होगा, यहाँ पे क्या पड़ेगी, डायरेक्ट लाइट पड़ेगी, है ना। सेम चीज इसी से आप समझो, यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट रोशनी पड़ेगी, ठीक है, और उस हिसाब से ये नॉर्थ बहुत ज्यादा दूर हो गया, ठीक है, ठीक है। तो उस टाइम क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट पड़ रहा है तो देयर विल बी समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, देयर विल बी समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और यहाँ पर क्या होगा, विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। उसकी उल्टी साइड आप देखिए कि सदर्न हेमिस्फीयर अब क्या हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम द सन, यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम द सन एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टुवर्ड्स द सन, नियर द सन। तो यहाँ पर क्या होगा, देयर विल बी समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और यहाँ पर क्या होगा, देयर विल बी विंटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, विंटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बात समझ आ गई, यहां तक पढ़ते चलिए आराम से, सब आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। आगे देखिए और क्या चीज बताई थी, और एक चीज बताई थी कि भाई ये सन है और यहाँ पर आपकी अर्थ है और ये घूमती भी है, और किस में घूमती है, इलिप्टिकल पाथ में, है ना, किस में घूमती है, इलिप्टिकल पाथ में, ठीक है। तो इलिप्टिकल पाथ में घूमने की वजह से क्या दिक्कत आ रही है, सीजन बन गए आप देखो, आप डे एंड नाइट की ड्यूरेशन में आपको डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि भाई ये वाला जो टाइम है यहाँ पर जहाँ पे अर्थ क्या है, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, इस वाले रीजन में इन दोनों ड्यूरेशन में क्या होगा कि दिन का ड्यूरेशन और रात का जो ड्यूरेशन होगा उसकी लेंथ जो होगी वो बराबर होगी, ठीक है। तो इन दोनों रीजन को हमने क्या बोला था, इक्विनॉक्स, है ना, इन दोनों रीजन को हमने क्या बोला था, इक्विनॉक्स।
ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, उसको हमने क्या बोला था कि भाई ये होंगे आपके सॉलिस्टिस, है ना। अब वो सॉलिस्टिस क्या हो सकता है, समर सॉलिस्टिस हो सकता है और विंटर सॉलिस्टिस हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा पार्ट ऑफ द अर्थ कौन सी तरफ है। ठीक है, ठीक है। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज टुवर्ड्स द सन, तो उसकी गर्मियों में कोई एक ऐसा दिन जो सबसे लंबा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, समर सॉलिस्टिस, है ना। और अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज अवे फ्रॉम द सन, तो उसकी विंटर में कोई ऐसी रात जो कि सबसे लंबी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, विंटर सॉलिस्टिस। आगे समझ यहाँ पे बात, तो बस यहाँ पे खत्म हो गया ये वाली चीज भी। और क्या चीज बताई थी, और कोई चीज बताई थी कल, क्या चीज, हाँ वो फोटो से देख लेंगे हम, कोई नहीं, अभी आप फोटो दिखाई थी ना उसकी आपको, वो छोटी छोटी चीजें हैं वो आप अभी देख लेंगे। इधर कॉन्सेप्ट देखो, वो कॉन्सेप्ट नहीं है, वो क्या रट्टा है, वो आप रट्टा देखना, पास है तो परजी, है ना, या फिर पेरिलियन, दूर है तो एपिलियन, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप देखिए, आपको एक चीज बताई गई थी जो मैंने क्या कहा था, टाइम जोन, है ना, क्या बताया था आपको, टाइम जोन, ठीक है। टाइम जोन्स, टाइम जोन के बारे में मैं आपको क्या बता रहा था कि भाई जिस कंट्री की विड्थ, जो कंट्री विड्थ में बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे टाइम जोन भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है। जिस कंट्री का लैटिट्यूडनल आप जिस कंट्री का लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन हुआ ना, ऐसे करके चौड़ी है ना कंट्री, मतलब उसमें बहुत सारे लॉन्गिट्यूड उसके बीच में आ रहे हैं, यही मतलब होगा उसका, यही मतलब हुआ, ठीक है। जिस कंट्री के पीछे बहुत सारे लॉन्गिट्यूड आ रहे हैं, मतलब जिसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर अलग अलग आपको टाइम जोन जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये टाइम जोन क्यों देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था कल की भाई ये अर्थ है अपनी, और ये क्या है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है घूम रही है। कैसे घूम रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ अपनी अर्थ जो है वो घूम रही है। तो 360 डिग्री वो घूम जाती है कितनी, 24 घंटे के अंदर, ठीक है। 360 डिग्री घूम जाती है कितनी, 24 घंटे के अंदर, ठीक है। तो एक घंटे के अंदर कितना डिग्री घूमती थी, हमने क्या देखा, 15 डिग्री, ठीक है। एक घंटे के अंदर 15 डिग्री जो है अर्थ जो रोटेट कर जाती है, ठीक है। उसकी वजह से जो है आपको अलग अलग टाइम जोन जो है वो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो टाइम जोन भी आपको बताया था, फिर मैंने बताया था कि भाई रशिया में बहुत सारे टाइम जोन है, उससे भी ज़्यादा टाइम जोन जो है आपके फ्रांस में है, ठीक है। ये एक चीज़ आपको पता चली थी। फिर आपको अलग अलग जगह का टाइम निकालना है, कैसे निकालना है उसकी जो है हम कल बात कर रहे थे, ठीक है। तो उस वहां से हमने क्लास अपनी बंद की थी, ठीक है। तो आप देखो, सबसे पहले आपको एक नॉर्मल सवाल करवाया गया था जिसमें क्या बोला था कि भाई अगर 12 नून, अगर 12 नून है कहां पर, ग्रीनविच में, है ना, ग्रीनविच में क्या है, 12 नून। तो आप जरा बताइए कि 60 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम हो रहा होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा सवाल था, आप जल्दी से इसका आंसर बताइए ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले और हम आगे बढ़े। कैसे आप इस सवाल को निकालेंगे कि आपको पता है ये 12 नून है तो ये क्या है, 0 डिग्री, है ना, और ये 15 डिग्री मतलब 1 घंटा, है ना, तो 60 डिग्री मतलब 4 आवर, ठीक है। और ईस्ट की तरफ जब आप जाते हो तो क्या करते हो, ऐड करते हो। ईस्ट की तरफ जब जाओगे तो क्या करोगे, प्लस करोगे। वेस्ट की तरफ जब आप आओगे तो क्या करोगे, माइनस। यहाँ पे मैंने कल लिखा था ईस्ट की तरफ ऐड, वेस्ट की तरफ माइनस, ऐसे आप लिख लीजिए, ठीक है। तो हम क्या जा रहे हैं, 0 से जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो 4 घंटे उसमें हम ऐड करेंगे तो कितना टाइम हो जाएगा, 4 PM, ठीक है। आसान सा सवाल था, कल हमने देखा था, ठीक है। अब उसके बाद कल जाते जाते हमने एक सवाल देखा था जिसमें मैं आपको कह रहा था कि भाई मानो 30 डिग्री ईस्ट में, मानो 30 डिग्री ईस्ट में आपका कितना टाइम हुआ है, 12 AM, सुबह के 10 बजे हैं यहाँ पे, ठीक है। 30 डिग्री ईस्ट में क्या हुआ है, सुबह के 10 बजे हैं। आप मुझे टाइम जरा बताइए कहाँ पे, 60 डिग्री वेस्ट के अंदर, ठीक है। आप मुझे कहाँ टाइम बताइए, 60 डिग्री वेस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये वाली जो बात थी कल हो रही थी, तो यहाँ पे आप जल्दी से इसका आंसर बताइए ताकि हम आगे बढ़े।
आप इसको करिए ताकि हम इसको एक शॉर्ट उससे करें। वो आपको 0 0 पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से जो है आप इसको निकाल सकते हैं 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। पर फिर भी आप इसको एक बारी ट्राई करिए। चलिए करने दीजिए सबको, भी करते हैं आगे। वाईफाई नहीं चल रहा क्या? बस बस सर, ठीक है भैया। वाईफाई नहीं चल रहा क्या? पूछो। हाँ देखो, ठीक है कर। कर लिया आपने ट्राई? आ गया सवाल, आंसर आ गया? क्या आंसर आ रहा है बताइए जल्दी। 4 AM आ रहा है। कैसे आया 4 AM? 4 AM कैसे आया भाई? यहाँ पे 10 बज रहे थे तो आप आगे होंगे 0 के ऊपर पहले, है ना? ऐसे आपने किया तो 0 डिग्री पे कितना टाइम हो रहा होगा उस टाइम? 8 बज रहे होंगे। चलिए जी 8 बज रहे हैं, 8 AM, ठीक है। और यहाँ से अब आप जो है यहाँ पर यहाँ से आप यहाँ गए तो ये कितने हो गए? 4 घंटे होते हैं, ठीक है। 4 घंटे होते हैं तो यहाँ पे 8 AM से आप और 4 घंटे निकालेंगे तो सुबह के क्या बजे? 4 बज गए, ठीक है। और आसान से आप इसको कैसे कर सकते हैं? देखिए आप 30 से आपको कहाँ तक जाना है? 60 के अंदर जाना है, ठीक है। तो कितना कितना आप यहाँ से पहले आप 0 तक आओगे तो कितना चलोगे? यहाँ से आप 0 तक आओगे तो कितना चलोगे? नहीं घंटा नहीं, डिग्री में बताओ। यहाँ से आप 0 तक आए कितने डिग्री चले? 30 डिग्री। यहाँ 0 से यहाँ तक कितने डिग्री चले? कितने? 60 डिग्री। कुल कितना डिग्री चले यहाँ से यहाँ तक? 90 डिग्री। 90 डिग्री 15 में कितना आएगा? 6 आर आएगा। तो 6 आर यहाँ पे आप लिखिए। और आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो आपको माइनस करने हैं 6 घंटे सीधा। कहाँ से? 10 में से। 10 में से आप सीधा 6 घंटा माइनस करेंगे तो 4 बज जाएंगे सुबह के। आसान एकदम। बस आप ऐसे ये जो है आप सब में लगाएं और आप आसान से सवाल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आपको कोई 0 0 पर जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ से इसको स्टार्टिंग पॉइंट मानिए, इसको फाइनल पॉइंट मानिए और सीधा उसको आप ऐड करके माइनस कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, आप एक और सवाल देखिए जरा, मैं देखता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई कि नहीं है, ठीक है। चल पड़ा, ठीक है। आप देखिए अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई कहीं 15 दिया 45 डिग्री वेस्ट पे, ठीक है, 45 डिग्री वेस्ट पे 8 PM हो रहा है, ठीक है। 45 डिग्री 45 डिग्री वेस्ट पे 8 PM हो रहा है। तो आप मुझे बताइए ज़रा 60 75 75 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम हो रहा होगा? कर सकते हैं ना? आसान है, बिल्कुल आसान सवाल है। करिए ज़रा कितना आंसर आएगा। करीब करीब 4 AM आएगा। चलिए देखते हैं।
एक ही आंसर आना चाहिए, अब आपका अलग अलग आंसर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। फोर AM, ठीक है। ठीक है, सबका आ गया क्या? नहीं आया? आप करिए जल्दी। आ गया क्या सबका? आ गया? कैसे किया आपने, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। कितना टाइम हो रहा था यहाँ पे? यहाँ पे 8 बज रहे हैं, कहाँ पे? 45 डिग्री वेस्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया आपने, सबसे पहले क्या किया बताइए? 45 से 75 तक जाएंगे, कितना डिग्री हो गया? 120 डिग्री हो गया, है ना? ठीक है, 120 डिग्री कितना घंटा हो गया? 8 आवर्स हो गए, ठीक है। और आपने क्या किया फिर आगे? ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 8 में आपने 8 घंटा ऐड किया, 8 PM, यहाँ पे 8 PM हो रहा था, ठीक है। फिर उसमें आप 8 बज रहे हैं, उसमें आप 4 घंटे पहले ऐड करिए। पहले कितने? 8 घंटे ऐड करने, ठीक है। 4 घंटे आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? रात के 12, है ना? हम क्या लिखेंगे? 12 मिडनाइट, ठीक है, ठीक है। और फिर हम आगे और 4 घंटा करेंगे तो क्या बन जाएंगे? 4 AM। आसान, आसान सवाल है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, अगर मैं इसी सवाल में आपको एक और चीज बोलूं, मैं आपको ये बोलूं कि भाई ये 45 डिग्री वेस्ट में 8 बजे डेट थी 7 जुलाई, तो यहां पर क्या डेट और टाइम दोनों आप मुझे बताइए, क्या होगा? 4 AM हो रहा होगा, और डेट क्या होगी? 6 जुलाई, ठीक है। हो गया? यहाँ पे कोई डाउट है? आसान है, समझ आ गया? एक और सवाल कीजिए, लास्ट सवाल कीजिए, ताकि आपको अब थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड है, मतलब वो सब वो 15 से कटने वाले नहीं दूंगा आपको, थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करिए, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे कहीं पे 55 डिग्री, 55 डिग्री वेस्ट में बज रहे हैं, चलो मुश्किल नहीं करते हैं, 1 बज रहा है, 1 PM, ठीक है। 55 डिग्री वेस्ट में 1 PM हो रहा है, तो आप जरा बताइए कि 40 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम हो रहा होगा? आसान है ये भी, वैसे तो कुछ वैसे भारी भरकम नहीं है, आप एक बार उसको कीजिए।
चलिए करने दीजिए, फिर हम देखते हैं आगे। हो गया, निकाल दिया। पर देखिए आप ये इस सवाल का जो आंसर है मैं इधर साइड में लिखवाऊंगा एक एक का, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए गलत किसका हो रहा है, ठीक है। ऐसे हवा में मजा नहीं आएगा, ठीक है। आप आंसर उसका सही निकालिएगा ताकि पता चल जाए कि सबको समझ आ गया। फिर आप घर पे जाके सेम चीज करोगे कि नहीं हमें क्लास में पता नहीं चला, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। आपको नहीं समझ रहा तो आप यहीं पे पूछिए घर जाके, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। कहाँ पर है सवाल था, कहाँ पे वो है, वहां पे 55 डिग्री वेस्ट से आपको कहाँ जाना है, 40 डिग्री ईस्ट में। तो कितना डिफरेंस हो गया बीच में, कितना चलना है आपको, 55 और 40, ठीक है। कितना हो गया 95 डिग्री। तो बस 95 डिग्री को आप करिए 15 के साथ, कितना आएगा 6 और 6, हाँ 6 पॉइंट कुछ आएगा ना, और फिर हाँ ठीक है। आगे आपका सबका आ गया एक जैसा आंसर, 7:20 PM, 7:20 PM आपका आ गया पक्का। पीछे आ गया आप सबका, आपका नहीं आया। कैसे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जैसे मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 340 बना, फिर दोनों साइड से 340 बना, तो मैंने उनको ऐड किया तो 720 आ गया। कैसे भी करो आंसर आना चाहिए। आप वो कैलकुलेशन है, आप उसको 55 को तोड़ लो, 40 को तोड़ लो, वो आपके ऊपर है। आप मैंने आपको बस जल्दी करने वाला तरीका बताया, ठीक है। जी क्या, कहाँ पर क्या कह रहे हैं, उसको आपने फिर 95 को आप 15 से आप डिवाइड करेंगे ना, कितना है 95 डिग्री, उसको आप क्या करोगे 15 से डिवाइड, कितना आएगा 6.2 आएगा। हाँ चलो 6.20 आएगा, है ना, ये आया, ठीक है। इसको अब आपको बस कन्वर्ट करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, ये चीज आपको याद रखनी चाहिए कि भाई हमें एक ही चीज पता है कि भाई क्या है, हमें सिर्फ एक ही चीज पता है कि 1 घंटे में 15 डिग्री जो है वो मूव करता है, ठीक है। बस ये एक हमें चीज पता है, और फिर 1 घंटे में 15 डिग्री करता है, तो बस ये 95 कितना है, फिर उसको आप जो है डिवाइड करेंगे और वहां से आप आगे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना टाइम हो रहा था, 1 PM हो रहा था। यहाँ तक हम जब हम गए तो कितना आया, 6 घंटा और 20। बताइए क्या करें। अरे वो डिवाइड मैंने नहीं किया, आप कितना आ रहा है 6 पॉइंट, कितना आ रहा है 6.20 आएगा, आप बोल रहे हो 3 आएगा। अरे भाई डिवाइड करके देख लो ना यार, कितना आ रहा है, 6 के बाद 5 बचेगा ना, 5 बचेगा और 0 आएगा, तो 6 तिया 45 आएगा ना, 6.3 आएगा, ठीक है, 2 नहीं आएगा। अरे रुको, मेरी बात सुनो, आप सब रुक जाओ। ये 95 को 15 से आप डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, 90 पे 5 बचेगा, 0 आएगा, तो 5 15 तिया 45 आएगा, फिर 5 बचेगा, तो 6.3 लेके हम इसको यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, ठीक है।
6.3 6.2 नहीं आएगा, ठीक है। 90 डिग्री जो है सर वो 6 आर आ गए, 5 into 1 degree equal to 7 minutes, 1 degree equal to 4 minutes, तो 5 4 20 पहले आप सिर्फ इसको डिवाइड करके छोड़ दो ना, फिर मिनट मिनट आप आगे से निकालना ना, मिनट आप आगे से निकालना। 30 लिख लेंगे सर, तो फिर 630 हो जाएगा। हाँ तो 630 रहने दो, 630 रहने दो, तो कितना आ गया 730, 730 आ जाएगा आंसर, 730 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 630 को आपको क्या करना है, ये जो घंटे थे आपको इसमें क्या करना है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो ऐड कर देने हैं, इस 1 PM में आप इसको ऐड करेंगे, यही किया है, ठीक है, ठीक है। इनको सेपरेटली अगर ऐड करेंगे तो सब 6.20 आ रहा है। किसको ऐड करेंगे सेपरेटली? सेपरेट जैसे इनको ऐड करके हमने ये सब निकाला ना 95, ऐसे अगर हम 14 का अलग निकालेंगे 55 का अलग निकालेंगे तो 7 2 से बनता है सर। इसमें हमने सिर्फ 90 का देखा, 90 से हमें 6 मिल गया, 6 आर मिल गया, आगे 5 डिग्री बचा तो उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया, 5 4 20, तो 20 मिनट्स आ गए। आपने कॉपी में लिख रखा है ना, ठीक है, फिर से बता दीजिए, आप एक बार देख लेते हैं, बता दीजिए कितना था स्टार्टिंग में, क्या था 55 डिग्री वेस्ट, ठीक है। कितना आ रहा है आपका 95 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 15 से आप इसको गुना करेंगे, भाग करेंगे, 15 डिग्री से आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6.3, आगे 6.3 पूरा बताइए, 6.3 चलो 6.30 मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इस हिसाब से आपका कितना बन रहा है 7 घंटा 6.30 नहीं, ये PM आ गया है ना, PM, ठीक है। और अब दूसरा आप क्या कह रहे थे कि इसको 90 रख के 15 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 6, और फिर वो कितना है 5 डिग्री अलग से है ना, 5 डिग्री अलग से है तो 1 डिग्री 4 मिनट होता है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो 5 डिग्री कितना हो गया 20 मिनट, ठीक है। ये वाला जो आंसर है, ये वाला जो आप ये वाला है, ये वाला करेक्ट है, ठीक है, इसको मत करिएगा, ठीक है, इसको मत करना, ठीक है। जहां पर भी आपको ये एक्स्ट्रा वाली डिग्री मिलेगी ना जो कट नहीं रही है, ठीक है, जो 15 से कट नहीं रही है ना, जो 15 से डायरेक्टली डिवाइड नहीं होगा ना, उतने आप एक्स्ट्रा मिनट निकाल के इस वाली चीज से उसको सॉल्व करना, ठीक है। ये वाला जो आंसर आएगा ये वाला करेक्ट होगा, ये वाला करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। बात समझ आ गई? हाँ बिल्कुल 20 होगा, ठीक है, ठीक है। कौन सा पुराना 15 डिग्री वाला ही आपको मेथड करना है, लेकिन मैं बस आपको ये बोल रहा हूं कि जहां पर 15 से नहीं कटेगा ना, जो एक्स्ट्रा डिग्री आ रही होगी ना, जैसे यहाँ पे 6 तक कट गया था तो 6 तक आप उसको काट के अलग लिख देना, और वो जो एक्स्ट्रा डिग्री बची जैसे 5, उसकी जगह 8 भी हो सकती है, ठीक है, उसकी जगह 8 भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था, 99 भी हो सकता था, ठीक है। उसको आप क्या करिएगा 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट के हिसाब से वहां से मिनट निकालना, वहां से आप मिनट निकालना और वहां से आप जो है उसको ऐड करना, तो ही आपको एग्जैक्ट जो है आंसर मिलेगा, ठीक है, ठीक बात है। अब कोई डाउट है आपको? आप बताओ, इनको बुलाओ, कोई डाउट है? टाइम कंफ्यूज कर रहा है, आप एक बार वहां पे आप बताइए कि कौन सी जगह पे आपको दिक्कत आ रही, ताकि उसको वापस से देखें। देखिए आप यहाँ तक, इससे पहले वाला आपको समझ आ गया था सारा, तो बस इससे पहले वाला जब आपको समझ आ गया तो इसमें भी कुछ नहीं किया। इससे पहले वाले में जब हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे थे तो क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, है ना। तो बस इस वाले सवाल में भी हमने वही किया, हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, वहां पर 1 बजा है, यहाँ पे अगर 95 डिग्री हमारे पास आया था और 95 डिग्री को हमने क्या किया है कि भाई 1 घंटे में अर्थ क्या करती है 15 डिग्री रोटेट करती है, ठीक है। तो बस वही 95 को हमने 15 के साथ डिवाइड किया तो 90 तक वो डिवाइड हो गया, तो 6 घंटे हमें डायरेक्ट मिल गए, ठीक है, 6 घंटे डायरेक्ट मिल गए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा डिग्री आपके पास बची है कितनी है, वो 5 डिग्री। वो 5 डिग्री तक हम कैसे पहुंचे कि भाई 1 डिग्री में अर्थ कितना मूव करेगी, 4 मिनट। वो कैसे निकला, वो सेम चीज,
वही 360 डिग्री में 24 घंटे, 1 घंटे में 15 डिग्री और फिर 1 डिग्री में 4 मिनट, वो सब एक ही चीज़ है, ठीक है, वो एक ही चीज़ को सॉल्व करके बना है। तो जो एक्स्ट्रा 5 डिग्री आपके पास बची उसको हमने कैसे सॉल्व किया कि भाई 1 डिग्री में 4 मिनट मूव कर रहा है तो 5 डिग्री में कितना मूव करेगा, 20 मिनट। तो वो 20 मिनट को आपने ऐड किया, 6.20 हो गया। 6.20 को आप 1 के साथ आप ऐड करेंगे तो यहाँ कितना बनेगा, 7.20 PM, ठीक है, 7:20 PM, ठीक है, ठीक बात है, आगे समझ, कंफ्यूजन हुआ लेकिन हमने क्लियर कर लिया और आप इस चीज़ को है जो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आप जो है वहां से उसका वो दो, ठीक है, खत्म हो गया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक खत्म हो गया। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, जिस चैप्टर का नाम क्या है, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, ठीक है। ओरिजिन ऑफ द अर्थ पढ़ने से पहले आप देखिए एक और चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक छोटी सी चीज आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डे लाइट सेविंग टेक्निक, ठीक है, एक छोटी सी चीज आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डे लाइट सेविंग टेक्निक, ठीक है। अभी ये डे लाइट सेविंग टेक्निक, कल हमने शायद एक और चीज मैंने आपको बताई थी, चाय बगान टाइम करके एक चीज बताई थी, ठीक है, वो चाय बगान टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, वो सारी चीजें हमने देखी थी। IST कहाँ से पास होता है वो भी हमने देखा था, ठीक है, कि IST आपको कहाँ से पास हो रहा था, यूपी के इलाहाबाद नामक शहर में, मिर्जापुर नामक की जो जगह है वहां से आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है उसको हमने लिया है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए एक चीज आई थी जिसको क्या बोला था, चाय बगान टाइम, उसमें हमने इंडिया का एक्सटेंट देखा था कि भाई इंडिया जो है उसकी भी विड्थ जो है काफी ज्यादा है, ठीक है। तो इंडिया में भी एक टाइम जोन को मेंटेन रख पाना जो है वो मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है कि असम में सूरज जो है काफी जल्दी उग जाता है, सुबह 4 बजे, और हमारा जो गुजरात वाला रीजन है वहां पे बहुत लेट उगता है, ठीक है। तो इसीलिए जो प्रोडक्टिव आवर्स हैं, देखो यही वाली जो चीज है उसी को उठा के हमने किस में डालना है, डे लाइट सेविंग की टेक्निक के अंदर, ठीक है। क्योंकि आप देखिए जहां पे 4 बजे सुबह उजाला हो रहा है, ठीक है, वहां पे अगर कोई काम काज करने वाला ऑफिस है या फिर स्कूल है, ठीक है, अगर वो 9 बजे लगेंगे, ठीक है, तो उनके तो काम जो सूरज की रोशनी में जो आप काम कर सकते थे वो वाला प्रोडक्टिव जो सन की एनर्जी थी वो क्या होगी, वेस्ट होगी, क्योंकि आप असम में चले जाएंगे तो शाम को 4 बजे क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, एक तो आपने सुबह चेंज नहीं किया और आप आराम से अपना 9 बजे आप ऑफिस गए, ठीक है, उसके हिसाब से ऑफिस तो 6 बजे तक लगेगा, 7 बजे तक लगेगा, तो 3 घंटा आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि आपने सुबह वाले जो आर थे उनको वेस्ट कर दिया। क्यों वेस्ट कर दिया? क्योंकि आपके पास अलग से एक टाइम जोन नहीं था, आप तो एक ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से चल रहे थे, जिसकी वजह से 9 बजे ही आपके ऑफिस शुरू होने थे, ठीक है। तो जहां पर 7 बजे 8 बजे आप हमारे यहाँ देखेंगे कि सूरज होता है, ठीक है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे लाइट की जरूरत नहीं है, मतलब अगर कहीं बाहर होंगे तो कहीं लाइट वाइट नहीं जलाएंगे, ठीक है। जबकि असम में आप देखेंगे कि 4 बजे बाहर क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, ठीक है। बस उसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के हमने कहाँ डाला है, डे लाइट सेविंग टेक्निक के अंदर, ठीक है, डे लाइट सेविंग टेक्निक। आप लिख लीजिए पहले, थोड़ा सा लिखिए कॉपी में, डे लाइट सेविंग टेक्निक। उसमें सिर्फ आप 2 वर्ड आप लिखिए, ठीक है। चलिए एक लाइन आप पूरा लिख लीजिए। डे लाइट सेविंग टेक्निक इज द फिनोमिना, डे लाइट सेविंग टेक्निक is the phenomena of forwarding the clock, is the phenomena of forwarding the clock during spring/summer during spring/summer, ठीक है। क्लॉक, forwarding the clock during spring/summer and moving it backward during autumn/winter, during autumn/winter, ठीक है। तो साइड में आप ऐसे छोटा सा लिख सकते हैं कि स्प्रिंग में स्प्रिंग फॉरवर्ड, ऑटम बैकवर्ड, ठीक है। सब साइड में एक छोटा सा एक आप कीवर्ड बना लीजिए कि डे लाइट सेविंग के बारे में कभी भी बात हो तो आप क्या बोलोगे, स्प्रिंग फॉरवर्ड, ऑटम बैकवर्ड, ठीक है। अब आप देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना डे लाइट सेविंग का, ये मैंने आगे पीछे देखा है कि जब भी कोई पढ़ाता है या आप भी कहीं पढ़ते हो तो अच्छे से आपको बताया नहीं जाता है। वो क्या बोलते हैं भाई, आप अगर आप गूगल वगैरह भी कहीं करोगे ना तो आपको बोलेंगे कि भाई स्प्रिंग में फॉरवर्ड करते हैं और
विंटर में बैकवर्ड कर देते हैं। तो आधे बच्चे ये सोचते हैं कि जैसे एक कोई मीन टाइम है, मानो 12 बजे, तो अगर स्प्रिंग में एक कर दिया है तो विंटर में क्या कर देंगे, पीछे कर देंगे, 12 से पीछे 11 कर देंगे, ठीक है। वो मतलब नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जो आपने 1 घंटा समर में आगे किया था ना, उसको वापस अपनी जगह ले आओ, बस इतना सा मतलब है इसका, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि विंटर आई तो अपनी जगह से 1 घंटा और पीछे करो। समझ आई? मैं आपको समझाता हूँ और आसानी से, ठीक है। जो सेम चीज मैंने आपको अभी बताई उसी को अब आप ले जाओ कहां पर, जो आपको एक फोटो दिखाई थी जहां पर आपको ये चीज बताई कि भाई अर्थ में क्या है, हीट सरप्लस और हीट डेफिसिट रीजन। यहाँ पे हम फोटो में देखते हैं ताकि आपको और आसानी से पता चले। रुकिए, पीछे से ऑन है वो, ठीक है। आप जरा इसको देखिए, यहाँ पे जो भी आपको दिखा रहा हूं, लाइट आप बंद कर दो बेशक, ठीक है। कल की ये 2-3 स्लाइड है, हमने कल देखी थी, आप इसको वापस से देख सकते हैं। ये सबसे पहली चीज आपको क्या दिखा रही थी, लैटिट्यूड दिखा रही थी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये सारी चीजें हमने देख ली, ठीक है। उसके बाद ये भी चीज आपको क्या दिखा रही थी, लैटिट्यूड दिखा रही थी कि भाई सेंटर में आपका इक्वेटर है, उसके ऊपर आपका क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और उसी में आप और ऊपर चले जाएंगे तो क्या आएगा, 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्टिक सर्कल, क्योंकि वहां पे आर्टिक ओशन है इसलिए उसका नाम क्या है, आर्टिक सर्कल। नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और नीचे आप और उससे नीचे आएंगे सदर्न पोल में तो क्या बन जाएगा, एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। ये थोड़ी सी चीज हमने देखी थी ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में। ये आपका प्राइम मेरिडियन जा रहा है 0 डिग्री, आपको दिखा रहा है कहां से जा रहा है, यूरोप से जा रहा है, लंदन से जा रहा है, और उसके बाद ईस्टर्न अफ्रीका से, वेस्टर्न अफ्रीका से होता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये चीज हमने देखी थी जिसको हमने क्या बोला था, इंटरनेशनल डेट लाइन। वो आप देख लीजिए, आप इंटरनेशनल डेट लाइन रशिया और यूएस के अलास्का नामक जो उनकी स्टेट है उसके बीच में से होता हुआ पैसिफिक ओशन के ऊपर से गुजर रहा है, और बीच में उन दोनों के एक बेरिंग सी है, वहां पे क्या है, बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। और आप नीचे की तरफ जब आप आ रहे हैं तो आप देखिए बहुत ज्यादा क्या है, जिगजैग इंटरनेशनल डेट लाइन जो है आपकी है, ठीक है। ये आपको फोटो दिखाने की कोशिश की है किसकी, रशिया की, ठीक है। रशिया की आपको फोटो दिखा रहा है और उसमें आपको अलग अलग टाइम जोन दिखा रहा है, ठीक है, ठीक है। आप देखिए क्या दिखा रहा है, एक जगह ब्लू हिस्सा है, एक जगह कुछ रेड हिस्सा है, एक जगह कुछ ग्रीन हिस्सा है, फिर वापस से कोई ब्लू, येलो, ग्रीन, पिंक, ठीक है। तो उसमें लिखा है +4 +6 +8 +9 +10 +12 +11 10 ऐसे करके लिखा है, ठीक है। तो वो सब क्या है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, आप देखो ये ब्लू वाली जगह से आप वहां तक चले गए तो किसी एक मीन टाइम से +12 घंटे वो जगह जो है वो आगे की तरफ चल रही है। आगे कैसे चलेगी, अगर आप ब्लू से ग्रीन की तरफ देखोगे तो वो क्या है, आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रहे हो, है ना, तो उसमें क्या होगा, एडिशन होगा घंटे का, होगा ना, बात समझ आ रही है। इसीलिए क्या बता रहा है वहां पे +12 घंटे। अब 12 क्यों है, वो सब वो डिजिट में क्या वैल्यू है उसको आपको नहीं देखना है, डिजिट में क्या वैल्यू उसको हमें नहीं देखना है, वो तो रशिया का खुद का टाइम है, उन्होंने कैसे सेट किया है वो आपको बता रहा है। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि वो रशिया को उन्होंने अलग अलग हिस्सों में तोड़ा है और उसमें प्लस करके अलग अलग जगह एक डिजिट लिखा है, जिस हिसाब से आप वेस्ट से जब ईस्ट की तरफ जा रहे हो तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है। बस ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, समझ आ रहा है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों आ रहा है, क्योंकि ईस्ट की तरफ जब हम जाते हैं तो हमें ऐड करना पड़ता है, टाइम ईस्ट का क्या होता है, आगे होता है हमसे, है ना, ठीक है, ठीक है। अब आप क्या है, वापस इस वाली फिगर में आप आ जाइए ताकि आपको समझ आ जाए डे लाइट सेविंग का फिनोमेना, ठीक है। देखिए ये फोटो आपको क्या दिखा रही थी कि सेंटर में सन है, ऊपर आपका मार्च का इक्विनॉक्स हो रहा है, नीचे सितंबर का इक्विनॉक्स हो रहा है, साइड में आपका दिसंबर का सॉलिस्टिस है, उस साइड क्या है, जून का सॉलिस्टिस, ठीक है। आप देखिए जैसे जैसे गर्मियों की शुरुआत होगी, जैसे जैसे गर्मियों की शुरुआत होगी मतलब आप कहां, ये 4 क्वाड्रेंट जो बने हैं उसमें आप स्प्रिंग वाली साइड पे हैं, ठीक है, जहां क्या लिखा है, स्प्रिंग। अब आप मार्च से कहां की तरफ जा रहे हैं, जून की तरफ जा रहे हैं, मार्च से कहां जा रहे हैं,
जून की तरफ जा रहे हैं तो उसमें क्या लिखा है, स्प्रिंग लिखा है। मार्च से जब आप जून की तरफ जाओगे, मार्च में क्या होगा, दिन और रात क्या होगी, बराबर। मार्च से जब आप जून की तरफ जाओगे तो धीरे धीरे करके दिन जो है वो लंबा होता जाएगा, रात क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। ठीक है, यहां तक भी समझ आ गया। अब क्या होगा कि भाई इससे आपको और क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि भाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियां आ रही हैं। क्या आ रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियां आ रही है। हमारे यहाँ पे भी क्या होता है, मार्च के बाद अभी गर्मी शुरू होगी। ठीक है, देयर इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द ड्यूरेशन ऑफ द डे इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब क्या है कि दिन में हमारे पास क्या है, ज्यादा ड्यूरेशन है किसकी, सनलाइट की। ठीक है और आप देखिए, आपको एक चीज और पता चलेगी। वो एक चीज आपको और क्या पता चल रही है कि इक्वेटर से आप जितना ऊपर की तरफ जाते जाओगे, ठीक है, वहां पर जो दिन की ड्यूरेशन होती है ना, वो और ज्यादा लंबी होती जाती है। ऐसा क्यों है, एक वीडियो है, मैं आपको थोड़ी देर के बाद में दिखा दूंगा। ठीक है, और आपको ऐसे भी, आपने अगर आपकी जनरल क्यूरियोसिटी है तो आपने देखा होगा कि आर्टिक वाला जो रीजन है, ठीक है, या फिर नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, जो ऊपर वाले कंट्रीज है एकदम, जो नॉर्थ पोल के साइड में लगते हैं, ठीक है, वहां पर 6 महीने एकदम सूरज जो है वो उगा ही रहता है। ठीक है, और फिर 6 महीने क्या होता है, एकदम अंधेरा रहता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, आप देखेंगे कि सूरज ऐसे आ रहा है और फिर वो नीचे नहीं जाता, यहीं से वो जो है वापस ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, ऐसा होने के पीछे वजह क्या है, वो इस फोटो में से आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, वो जब तक आप अर्थ को गोल घूमता हुआ नहीं देखोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगी, तो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप दिमाग में क्या रखो, इक्वेटर से जितना हम पोल की तरफ जा रहे हैं गर्मियों के समय में, गर्मियों के समय में, इफ देयर इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड वी आर मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, तो जितना ड्यूरेशन दिन का इक्वेटर पे है, धीरे धीरे करके सबसे ज्यादा कहां पर होगा, वो पोल के पास। पोल के पास क्या होगा, दिन का ड्यूरेशन सबसे ज्यादा। ठीक है, इसीलिए जो कंट्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर की तरफ होंगी, मानो यूरोप है, ठीक है, मानो क्या है, यूरोप है, मानो क्या है, कनाडा है, या फिर क्या है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। ठीक है, यहां पर आप देखिए, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये आपका इक्वेटर जा रहा है, हम इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं। ये रशिया हो गया, स्वीडन हो गया, ये यहाँ पर इंग्लैंड हो गया, ये कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब क्या है, ऊपर के रीजन है। ठीक है, यहाँ पर दिन का ड्यूरेशन क्या है, बहुत ही ज्यादा है। कभी आपने कोई वीडियो देखी होगी तो आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे रात के 10 बज रहे हैं, फिर भी आपको दिखेगा कि वहां पे सूरज निकला होता है। ठीक है, रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन क्या है, वहां पे सूरज निकला हुआ है। ठीक बात है। अब हो क्या रहा है सेम जो चीज आपके साथ असम में हो रही थी, वही सेम चीज यहां पर हो रही है। ठीक है, सूरज दिन की ड्यूरेशन क्या है, लेंथ क्या है, बहुत ज्यादा लंबा है। ठीक है, अब डे लाइट सेविंग क्यों की जा रही है, डे लाइट सेविंग करने के पीछे वजह सिर्फ एक है कि एनर्जी का जो है वो कंजर्वेशन किया जा सके। ठीक है कि आपका जो काम है वो आप दिन दिन में कर लो, आपको ज्यादा लाइट वगैरह जलाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो अब आप देखो ये काम कैसे करेगा। वैसे तो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, पर आप सुन लो। ठीक है, काम कैसे करेगा, मानो कि आपका ऑफिस जो है वो कल 9 बजे लगना है। ठीक है, और मैं बोलूंगा कि अभी गर्मी आ गई, मार्च का महीना आ गया, सब सारे हमने क्या लिखा, फॉरवर्ड करना है कब, इन द समर, ऐसे ही। तो 1 घंटा आप क्या करोगे, अपनी घड़ी को आगे कर दोगे। 1 घंटा आप अपनी घड़ी को क्या कर दोगे, आगे। मार्च का महीना है, 9 बजे आपको ऑफिस लगता है, 1 घंटा आपने घड़ी क्या कर दी, रात को 12 बजे जैसे 1 घंटा आपने घड़ी आगे कर दी। अब आप सुबह उठे तो आप अपनी घड़ी में देखोगे कि 6 बज रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ होगा, 5 ही बज रहे होंगे। तो आप ऑफिस में जाओगे अपने घड़ी के हिसाब से 9 बज रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में तो 8 ही बज रहे हैं। बात समझ आई। तो आपने एक एक्स्ट्रा जो दिन का आवर था, जो जिसमें आपको धूप मिलती थी, उसको आपने क्या किया, यूटिलाइज किया। समझ आ गई, समझ आ गई ना। अगर मैं यहां पर अभी जैसे मेरी घड़ी में 4:30 बजे हैं, ठीक है, मैं अपने घड़ी में यहां 5:30 कर दूं, ठीक है, तो 1 घंटे के बाद मेरी घड़ी में कितने बचेंगे, 6:30, पर एक्चुअल में टाइम कितना हो रहा होगा, 5:30। सेम चीज आप यहाँ पे मान लो। ठीक है, सेम चीज क्या होगी, मैंने घड़ी क्या कर दी, एडवांस कर दी, घड़ी एडवांस कर दी। भाई घड़ी एडवांस कर दी तो मैं सुबह उठा ऑफिस जाने के लिए, ठीक है, मेरे घड़ी में दिखा रहा था कितने, 7 बजे हैं, एक्चुअल में कितने बजे हैं, 6। ठीक है, मैं ऑफिस पहुंचूंगा, मेरी घड़ी में कितना टाइम है, 9 बजे। सबकी अब पूरे कंट्री में चेंज हुआ है, तो सबकी घड़ियों में क्या बज रहे हैं, 9। ऑफिस की घड़ी में भी क्या बज रहा है, 9। हम 9 बजे कहाँ पहुंच गए, ऑफिस के अंदर पहुंच गए, लेकिन एक्चुअल में क्या टाइम हो रहा है, 8। बात समझ आ गई। तो उससे क्या हुआ, हमें क्या फायदा मिला कि दिन की हमारी जो सूरज की रोशनी थी उसको हमने यूटिलाइज किया, ताकि रात को जब हमारा जो है एनर्जी
एनर्जी का इस्तेमाल ना करना। जी बताइए क्या चीज़? बिल्कुल, जो डे लाइट सेविंग टेक्निक है वो सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऊपर वाली जो कंट्रीज होंगी, जो टेम्परेट रीजन के ऊपर वाली कंट्रीज होती हैं, सिर्फ वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। इक्वेटर पे क्यों नहीं किया जाता भाई? इक्वेटर पे तो ड्यूरेशन ऑफ डे और नाइट तो बराबर ही है, तो यहाँ पे तो कोई डे लाइट सेविंग का कोई टेक्निक ही नहीं है। ठीक है, ये तो कहां पर होगा जहां पे डे और नाइट का ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको दिख रही हो। ठीक है, वहां काम में आएगी। ठीक है, फिर दूसरा सवाल आ सकता है कि भाई क्यों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही सिर्फ हो रहा है, भाई सदर्न हेमिस्फीयर में आप क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि भाई सदर्न हेमिस्फीयर में कोई कंट्री नहीं होती वहां पे। ठीक है, आप सदर्न हेमिस्फीयर को देखोगे तो सदर्न हेमिस्फीयर में तो कंट्री कम है। ठीक है, जितना लैंड मास आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है उतना लैंड मास तो सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं है ना। सही बात समझ आ रही है भाई? इस वाले अगर मैं डिग्री को लूँ 60 डिग्री 70 डिग्री, तो यहाँ पे इतना लैंड मास है, और यहाँ पे मैं 60-70 डिग्री तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये छोटा सा रीजन है अर्जेंटीना का बस। ठीक है, क्या पता वहां पर करते हो, थोड़ी देर के लिए करते हो, पर दिस फिनोमिना ऑफ डे लाइट सेविंग इज प्रोमिनेंट इन जो टेम्परेट कंट्रीज है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। ठीक है, फिर इसके पीछे का कुछ हिस्ट्री है कि रोमन एम्पायर के टाइम पे इसको इस्तेमाल किया जाता था, फिर वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इस्तेमाल किया जाता था, फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन आपने एक पढ़ा होंगे, साइंटिस्ट वगैरह। ठीक है, अमेरिका के क्या थे वो? प्रेसिडेंट भी थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, जो लाइटनिंग वाला जो आपका वो होता है वो किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, देखते हो ना आप लाइटनिंग कंडक्टर। ठीक है, बिजली चमकती है तो हम क्या घर के साइड में क्या करते हैं? एक लाइटनिंग कंडक्टर लगा लेते हैं, उसको क्या कर देते हैं? उसकी अर्थिंग कर देते हैं, ताकि वो बिजली वहां से चमक रही है तो वहां से अर्थिंग होके चली जाए जमीन के अंदर। ठीक है, तो वो सब क्या है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। ठीक है, तो ये फिनोमेना जो था इसको हम क्या बोलते हैं? डे लाइट सेविंग टेक्निक। काम कैसे करेगी समझ आ गया? कैसे घड़ी पे चेंज होता है, कैसे वो एक्चुअल में काम करता है समझ आ गया? किसी को समझाना पड़ जाए भाई डे लाइट सेविंग आपको आता है, हमें बताओ कैसे काम करता है, बता पाओगे? आगे समझ? पक्का? ठीक है ठीक है, समझ आ गया तो चलिए अब आप आगे की तरफ। देखिए, अब हमारा जो चैप्टर है जो स्टार्ट हो रहा है उसका नाम क्या है? ये टाइम जोन आपको समझ आ गया, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब आप एनसीईआरटी का जो आपका पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ द अर्थ, उसको हम देखते हैं। ठीक है, ओरिजिन ऑफ द अर्थ को हम देखते हैं। अभी आप बोलोगे सर आप कुछ लिखवा नहीं रहे, कुछ लिखवाने वाली चीज नहीं है भाई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई लिखवाने वाली चीज नहीं है, यहाँ से कोई सवाल नहीं आता है। कुछ चीजें आपको सुननी होती हैं। ठीक है, कुछ चीजें आपको क्या करनी होती हैं? सुननी होती हैं। आप मूवी देख के आते हो तो मूवी याद रहती है ना आपको, 5 साल के बाद भी याद रहती है, अरे अरे याद है वो अक्षय कुमार ने ऐसा किया था तो उस टाइम ऐसा याद रहता है। ठीक है, तो इसलिए आपको फोटो दिखाई जा रही है, ताकि आप फोटो से देखोगे एक बार तो आपको याद रहेगा। मेमोराइज करना है, लिखना नहीं है। जो लिखने वाली चीज होगी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, जो काम की चीज होगी जहां लिखना होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अभी स्टोरी आप सिर्फ सुनिए। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ द अर्थ। अभी भाई ओरिजिन ऑफ द अर्थ के पीछे बहुत सारी थ्योरी है, उसमें से एक थ्योरी होती है जिसको हम क्या बोलते? जी, ये क्लास 11th एनसीईआरटी है। क्लास 11 की एनसीईआरटी है, यहाँ ब्लू कलर की होगी, यहाँ पे है किसी के पास? आपके पास है ना? ये एनसीईआरटी है। ठीक है, क्लास 11 फिजिकल ज्योग्राफी है। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11 की है और ओरिजिन ऑफ द अर्थ चैप्टर का नाम है। ठीक है, जो आपको यहाँ से नोट्स मिलेंगे ये नोट्स मिलेंगे आपको यहाँ से। ठीक है, इसमें आप पहला वाला चैप्टर खोलेंगे तो उसका नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ द अर्थ, एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो यही चैप्टर है, इसी को हम जो है देख रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए ओरिजिन ऑफ द अर्थ, तो अर्थ जो है आपकी कैसे बनी, उसके पीछे क्या फोर्सेस हैं, अर्थ आज ऐसी कैसे है, उसके अंदर मिनरल कैसे हैं। पहले हमें चैप्टर पढ़ने से पहले आपको समझ आना चाहिए कि ये चैप्टर आपके सिलेबस में क्यों है, उसमें से क्या काम की चीज़ है। ठीक है, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो और ज्योग्राफी में आप देखिए आपको क्या आप और क्या क्या चीज़ें पढ़ते हो? आप मिनरल पढ़ते हो, आप रॉक पढ़ते हो। ठीक है, अलग अलग टाइप की चीज़ें आप पढ़ते हो, केमिकल पढ़ते हो अंदर कौन सा है। ठीक है, मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, फिर नीचे से वॉल्केनो आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए पहले आपको अर्थ को पढ़ना पड़ेगा कि भाई ये अर्थ बनी कैसे है। ठीक है, अर्थ बनने के पीछे जो अलग अलग फिनोमिना है
जो अलग अलग थेरी है उसमें से एक थेरी है जिसका नाम क्या है, लैपलास नेबुलर थेरी। उस थेरी का नाम क्या है, लैपलास की नेबुला थेरी। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं लैपलास नेबुलर थेरी। ठीक है, लैपलास की नेबुलर थेरी। अब आप देखिए लैपलास की जो नेबुलर थेरी है वो आपको क्या बता रही है कि भाई अर्थ कहाँ से बनी है, एक नेबुला से बनी है। अभी नेबुला क्या चीज होती है, ये कोई आप मान लीजिए कि गैसेस से बना हुआ एक क्या है, बहुत बड़ा क्लाउड जैसी कोई चीज है। ठीक है, ठीक है, अब बिग क्लाउड ऑफ गैसेस। ठीक है, उसमें बहुत सारी गैसेस हैं और वो जो है रोटेट कर रहा है। अब वो रोटेट कर रहा है, उसमें बहुत सारी गैसेस हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नेबुला। अब ये नेबुला रोटेट कर रहा है, जोर जोर से रोटेट कर रहा है, तो उसमें से क्या होगा, वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जब वो जोर जोर से जब आप देखो कोई चीज रोटेट करती है, ठीक है, तो उसमें से कोई चीज अगर टूट के अलग हो जाए तो वो फिर भी रोटेट करती रहेगी। वो ऐसा बता रहे बहुत तेज तेज कोई चीज रोटेट कर रही है, उसमें से एक अलग से, सेकंड आप फोटो देखो, वो एक नेबुला है, उसमें वो जोर जोर से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। उसमें से कुछ हिस्सा जो है अलग से निकला और वो फिर भी गोल गोल घूमा जा रहा है, गोल गोल घूमता जा रहा है। अब हो क्या रहा है, अब आप देखो कोई चीज बहुत गर्म है तो वो धीरे धीरे करके क्या होती है, ठंडी होती है। ठीक है, अगर वो गर्म है तो किस स्टेट में होगी, मोल्टन स्टेट में होगी, सेमी मोल्टन स्टेट के अंदर होगी। धीरे धीरे करके ठंडी होगी तो क्या हो जाएगी, थोड़ी सॉलिड हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम बोलेंगे वो जो नेबुला है उसके अंदर गैसेस है, मान लो आप हाइड्रोजन और हीलियम। कौन सी गैस है उसके अंदर, हाइड्रोजन और हीलियम। वहां से ये स्पाइरल करता 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 नीचे की तरफ आ रहा है और धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, एनर्जी अपने में से लूज कर रहा है। कोई चीज ठंडी होती है तो क्या करती है, अपने में से एनर्जी रिलीज करती है, रेडिएशन अपने में से रिलीज करती है, उससे क्या होती है, वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठंडा, और धीरे धीरे करके क्या होगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे करके आप देखो ये एरो नीचे करके आया तो वो स्पाइरल स्पाइरल बन गया और बीच में आप देखो अलग अलग आपको आपके प्लैनेट जो है वो उसमें से दिख रहे हैं। ठीक है, अब इस चीज में आप और चीज समझिए कि इससे आपको और चीज क्या पता चली। इससे एक चीज आपको और पता चलती है कि भाई अर्थ का कोई, अगर आप अर्थ में नीचे की तरफ जाओ, कुछ एक्सप्लोरेशन करो, तो वहां पे जो आपको मटेरियल मिलेगा, या फिर जो मटेरियल आपको जुपिटर पे मिलेगा, या फिर जो मटेरियल आपको सैटर्न पे मिलेगा, उसमें कुछ चीजें कॉमन हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि भाई एक ही जगह से बने हैं, वो कहां से बने हैं, एक ही नेबुला से बने हैं। ठीक है, ठीक है, इसीलिए अब आप देखो जो आपके स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ उनकी दिमाग में सिर्फ एक चीज रहती है कि भाई जो अर्थ पे चीजें मिलती हैं ना, वही हम देखेंगे कि वहां पे मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, है ना। तो उसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये तो सब एक ही नेबुला से बने थे, तो भाई ये चीज हमारे यहाँ तो मिलती है, अर्थ में मिलती है, चलो अब हम क्या करते हैं, मून पे जाके देखते हैं, चलो कहाँ पे, मार्स पे जाके देखते हैं वहां पे मिलती है कि नहीं मिलती। तो वहां पे चले जाते हैं और ढूंढते हैं कि वहां पे वो चीज है कि नहीं है। ठीक है, खत्म होगी बात। आप देखो अब ये अलग अलग इंडिविजुअल क्या है, एक प्लैनेट बन गया है। आपने देखा होगा अंडा, आपके बुक में जो एग्जांपल दिया वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एग के बारे में आपके बुक में एग्जांपल दिया कि आप एग को बॉईल करते हो तो उसका व्हाइट वाला जो पोर्शन होता है बाहर का, वो क्या हो जाता है, सॉलिड। ठीक है, लेकिन जब आप उसको काटते हो तो उसके अंदर का जो योक होता है वो फिर भी क्या हो सकता है, थोड़ा सेमी मोल्टन मटीरियल में हो सकता है। ठीक है, सेमी मोल्टन मटीरियल में हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। वैसे ही जो है आपकी अर्थ और बाकी के जो प्लैनेट हैं वो भी वैसे होते हैं। उसकी जो बाहर की क्रस्ट होती है वो क्या होती है, सॉलिड होती है। लेकिन अब आप क्रस्ट से नीचे की तरफ जाओगे, अंदर जाओगे, अगर आप क्या करो, डिग करो, क्या करना है आपको, अंदर जाना है, कोर में जाना है अर्थ के। तो जैसे जैसे करके आप सॉलिड सरफेस से, क्रस्ट से इनर ऑफ द अर्थ की तरफ जाओगे, वैसे वैसे करके क्या होगा, आपको जो मटेरियल मिलेगा वो कौन सी स्टेट में होगा, मोल्टन स्टेट में होगा, सेमी मोल्टन स्टेट में होगा। बात समझ आ गई, जैसे एग की आपको एग्जांपल दी। और एक और एग्जांपल क्या दी होगी कि भाई आपने कोई एक ग्लास लिया, ग्लास के अंदर आपने क्या किया, रेत डाल दी। ठीक है, रेत आपने कहीं से उठा के डाली तो उसमें क्या, कुछ कंकर भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, फिर आपने उसको जोर जोर से घुमाया, जोर जोर से आप जब घुमाओगे तो जो कंकर होगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जो भारी होगा, वो कहां पे चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। जो हल्की चीज होगी वो कहां पर आ जाएगी, ऊपर की तरफ आ जाएगी। सेम चीज किसके साथ है, अर्थ के साथ है। अब ये जब धीरे धीरे करके ठंडा हो रहा था, गोल गोल करके घूम रहे थे, तो जो भी इसमें से मटेरियल इसके अंदर था, जो भी डेंसर मटेरियल था, वो सब कहां पे चला गया, इसके कोर के अंदर। ठीक है, और जो भी लाइटर है, जिसकी डेंसिटी लाइट है, वो सब कहां पर है, इसके सरफेस के ऊपर। सरफेस के ऊपर मतलब हवा में नहीं, क्रस्ट के आसपास, क्रस्ट के आसपास है कहीं पे। ठीक है,
ठीक है। जो उसका ऊपर का सरफेस है क्रस्ट का, वहां पर आपको जो मटेरियल मिलेंगे उनकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ द मिनरल मटेरियल दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ। ठीक है, दो चीजें पता चल गई, यहां तक कोई दिक्कत है? कुछ भी नहीं है, आप आराम से सुनिए, इसमें कुछ लिखने वाला नहीं है। ठीक है, फिर आप देखिए एक और थ्योरी दी गई। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम क्या था, एडवर्ड स्विस। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, एडवर्ड स्विस। एडवर्ड स्विस नामक एक साइंटिस्ट जो है वो एक थ्योरी देते हैं जिसका नाम क्या, सीमा और सियाल। ठीक है, क्या चीज की थ्योरी दे रहे हैं, सीमा और सियाल की। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडवर्ड स्विस, ताकि आप आगे चल के जो है उसको देखें। ठीक है, ये सीमा और सियाल थ्योरी गिवन बाय ठीक है, सीमा एंड सियाल थ्योरी गिवन बाय एडवर्ड स्विस। एडवर्ड स्विस क्या बोलते हैं कि भाई देखो, जो अर्थ है ना वो तीन चीजों से बनी है। ठीक है, ऊपर वाला जो उसका सरफेस है उसको हम क्या बोलते हैं, सियाल। उसके जो नीचे वाला सरफेस है उसको हम क्या बोलते हैं, सीमा। और जो सबसे नीचे वाला सरफेस है उसको क्या बोलते हैं, नीफ। ठीक है, NIFE। ठीक है, अब ये सीमा, सियाल, नीफ का क्या मतलब है? जो सियाल है वो किसको बोल रहे हैं, जो अर्थ की क्रस्ट है, जो अर्थ की क्रस्ट है, क्रस्ट का मतलब क्या है, 0 से 100 किलोमीटर तक की जो आपकी डेप्थ है उसको हम क्या बोल रहे हैं, अर्थ का क्रस्ट। वो बोल रहे हैं भाई ये वाला जो मटेरियल है ना क्रस्ट के अंदर, ये किससे बना है, सियाल से। सियाल क्या चीज होती है, सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, क्रस्ट से आप और थोड़ा नीचे की तरफ जाओगे तो क्रस्ट से नीचे क्या आता है, मेंटल। मेंटल से नीचे क्या आता है, सबसे अंदर कोर। अब वो ये बोल रहे हैं कि भाई क्रस्ट से आप नीचे की तरफ जाओगे, जो आपका मेंटल वाला रीजन है ना वो किससे बना है, सीमा से। सीमा क्या हो गया, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है, ठीक है, मेंटल क्या हो गया आपका, सीमा से बना है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना है। और अगर आप मेंटल को भी छोड़ के अब आप कोर के अंदर एंटर कर जाओगे तो वहां पर आपके क्या है, सबसे डेंसर मटेरियल। सबसे डेंसर मटेरियल में कौन सी चीजें आ रही है, दो, नीफ लिखा है, तो मतलब निकल और आयरन। ठीक है, तो कोर के अंदर आपकी क्या चीजें हैं, नीफ, मतलब निकल और आयरन। ठीक है, ये तीन चीजों के बारे में किसने बताया, आपके एडवर्ड स्विस एडवर्ड स्विस ने। ठीक है, यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए। SUE ठीक है, पर ये क्या, ये चीज काम की है, ये चीज काम की नहीं है। ये आपको कैसे याद करना है, जैसे आप देखो, आप केमिस्ट्री पढ़ते थे स्कूल में, तो वहां पर एक चीज आपको बोलते थे कि क्या बोलते थे, डाल्टन्स मॉडल, है ना, फिर वो रदरफोर्ड्स मॉडल, है ना, वो सब काम के नहीं होते थे। फिर लास्ट में आता था कुछ प्लम पुडिंग मॉडल, ऐसा आता था ना, एक आता था। फिर लास्ट में हमें पता चलता था कि यार ये सब तो बेकार है, काम का तो कोई और लास्ट में निकलता है। कौन सा होता था, लास्ट में आते थे ना काम के वाले मॉडल। ये स्टार्टिंग में तो ऐसे ही होते थे। ठीक है, डाल्टन कुछ बोल के गया, रदरफोर्ड कुछ बोल के गया, फिर लास्ट में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, भारी भरकम आ जाती थी कुछ। ठीक है, लेकिन पढ़ना हमेशा पड़ता है। ठीक है, एक ने गलती की तो हम उससे सीखते हैं कि उसने क्या गलती की, फिर हम आगे की तरफ गए। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि भाई अर्थ जो है उसमें ऊपर वाली जो लेयर है वो सियाल है, उसके नीचे सीमा है, सबसे नीचे क्या है, नीफ है। ठीक है, बस ये एक कॉन्सेप्ट देके यहाँ से चले गए। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना है, क्यों, कहाँ काम आएगा आगे चल के। जब हम अभी थोड़ी देर के बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देखेंगे, वहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट जो है काम में आएगा। ठीक है, अभी अर्थ बन गई है तो हमें बस ये पता करना है कि भाई अर्थ के अंदर है क्या। अर्थ के अंदर आप अंदर क्या चीज है वो पता करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपकी बुक में देखो क्या चीज लिखी होगी, NCERT में लिखी है, मैं वहीं से बता रहा हूँ। आप बोलोगे आप कहीं पर डिग करना स्टार्ट करोगे, आप खोदना स्टार्ट करोगे लेकिन आप कितना खोद सकते हो। ठीक है, वहां पे लिखा होगा कि दुनिया में कहीं पे चिले में, अर्जेंटीना में कोई बहुत डीपेस्ट माइन है। ठीक है, या फिर बहुत डीपेस्ट केव है। ठीक है, तो आपको बदल के इतना डीप में ये केव है, आपने और ड्रिलिंग की, एक हद के बाद आप ड्रिल नहीं कर सकते। कोई भी मशीन आपकी जो है उससे ज्यादा ड्रिल नहीं कर सकती है। दूसरी चीज, एक तो आपकी मशीन ड्रिल नहीं कर पाएगी, दूसरा भाई टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। आप सरफेस से अंदर की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है भाई, अभी आपने देखा जब आप बॉईल करते हो तो अंदर क्या है, मोल्टन है। मोल्टन जगह जो जहां पर होगी, इसका मतलब वो स्टेट क्या है, गर्म है, ऊपर से वो क्या है, गर्म है। ठीक बात है
तो एक हद से ज़्यादा आप ड्रिल नहीं कर सकते। अब हमें पता करना है कि भाई अर्थ के अंदर है क्या, भाई हमें देखना है कि अर्थ अंदर से मोल्टन है, सॉलिड है, क्या है, उसमें कौन से मिनरल हैं, क्या चीज़ है, ठीक है। तो वो पता करने के लिए अब हम क्या करेंगे, सेस्मिक वेव, ठीक है, जो सेस्मिक वेव्स हैं उसका हम इस्तेमाल करेंगे, उसको हम डाल के देखेंगे अर्थ के अंदर कि हमें पता चले कि अर्थ के अंदर मटेरियल जो है वो कैसा है, ठीक है। अब ये सेस्मिक वेव्स क्या होती हैं, सेस्मिक वेव्स आर आप लिखिए मैं लिखवाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, सेस्मिक वेव्स आर, आप सबसे पहले लिखिए आर मैकेनिकल वेव्स, सेस्मिक वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स, एक चीज। दूसरा मैकेनिकल वेव्स है, इसका ही मतलब क्या है, नीड मीडियम टू ट्रेवल, ठीक है, इट नीड्स मीडियम टू ट्रेवल, ठीक है। और इस सेस्मिक वेव में दो टाइप की वेव के बारे में हमें पढ़ना है, एक वेव का नाम है पी वेव, एक वेव का नाम क्या है, एस वेव, ठीक है, ठीक बात है। सेस्मिक वेव क्या होती है भाई, सेस्मिक वेव होती है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव का मतलब क्या हो गया भाई, मैकेनिकल वेव वो वेव होगी जिसको एक मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए सही बात है। जैसे साउंड है, साउंड की वेव, तो आप वैक्यूम होगा तो आवाज आती है साउंड को मीडियम चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है, चाहिए होता है, ठीक है। साउंड को क्या है, मीडियम चाहिए, ठीक है। लाइट को क्या मीडियम चाहिए, वैक्यूम में लाइट चलती है, चलती है, लाइट तो वैक्यूम में भी चलती है ना, वैक्यूम होगा तो क्या लाइट चलना बंद हो जाएगी, चलती है। साउंड को लेकिन क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, सही बात है। वैसे ये सेस्मिक वेव जो है वो क्या है, मैकेनिकल वेव, उनको क्या चाहिए, मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। और ये जो सेस्मिक वेव है इनकी दो टाइप है, एक क्या है पी वेव और एस वेव, इन दोनों को हमें पढ़ना है। अभी पी वेव और एस वेव के बारे में भी आप एक चीज लिख लीजिए, छोटी सी चीज है कि भाई ये जो पी वेव है ये तीनों मीडियम में से पास होती है, तीनों मीडियम में से पास होती है पासिस थ्रू ऑल थ्री मीडियम, लेकिन इसकी स्पीड सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगी, फिर लिक्विड में होगी, फिर गैस में होगी। बात समझ आई, अभी समझा देता हूँ मैं, आप 2 मिनट लिखिए। और ये जो एस वेव है ये सिर्फ कहाँ से पास होगी, सॉलिड में से पास होगी। पहले आप इतनी चीज़ लिखिए, फिर मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ क्या कह रहे हैं। ठीक है, हमें देखना है अर्थ के अंदर क्या है। अर्थ के अंदर देखने के लिए हमें क्या, ड्रिल नहीं कर पा रहे, अंदर देखना है, ठीक है। ड्रिल नहीं कर पा रहे लेकिन अंदर देखना है कि अंदर क्या है, ठीक है। जैसे अब आपके अंदर देखना होगी क्या है ना, तो क्या करते हैं हम, एक्सरे करते हैं, और कुछ पेट में देखना हो तो क्या करते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं, ठीक है, फिर MRI करते हैं, है ना, अलग अलग चीज़ें करते हैं। अंदर अब आपको फाड़ के तो नहीं देख सकते जब तक मरोगे नहीं, तो कुछ तो काम करना पड़ेगा अंदर देखने के लिए। वैसे ही अर्थ के अंदर हमें देखना है कि भाई लिक्विड है, सॉलिड है, क्या चीज़ें हैं, हमें देखना है बस क्या है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेस्मिक वेव जो है उसको लेकर आएंगे, ठीक है। सेस्मिक वेव होती क्या है, सेस्मिक वेव क्या होती है भाई, मैकेनिकल वेव होती है, इसको ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। अब ये जिस मीडियम में से ट्रैवल करेगी वहां पे हम इसकी क्या करेंगे, स्पीड को नोट करते जाएंगे, ठीक है। स्पीड को जब हम नोट करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि भाई देखो पी वेव को जब हम ऊपर से कभी अर्थ के अंदर डालेंगे, ठीक है, पी वेव को हमने क्या किया, अर्थ के अंदर डाला, अर्थ के अंदर डाला मतलब ऊपर से हमने अंदर डाला, मतलब ऊपर से हमने पी वेव मशीन से हमने क्या किया, अर्थ के ऊपर रखा और अर्थ के क्रस्ट के अंदर पी वेव को डाला, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि भाई सॉलिड में उसकी स्पीड क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, उससे कम उसकी स्पीड कहाँ होती है, लिक्विड में, सबसे कम उसकी स्पीड कहाँ होती है, गैस के अंदर। और वैसे एक एस वेव है जिसकी स्पीड क्या, जो सिर्फ किस में से पास करती है, सॉलिड में से। अब दोनों मिलके हमें क्या चीज पता चल सकती है कि भाई सॉलिड एस वेव को जब हमने अर्थ के अंदर डाला और वो एक हद से ज्यादा कहीं पे पास नहीं कर पाएगी, इसका मतलब क्या है कि वहां पे सॉलिड छोड़ के कोई और चीज है भाई, क्योंकि ये तो सिर्फ सॉलिड से पास करती है, सही बात है, ठीक है। और उसके बाद जब हम कहीं पी वेव को डालेंगे और मानो वो एक पर्टिकुलर स्पीड से जा रही है, अचानक से उसकी स्पीड जो है क्या है, वो
चेंज हो गई, तो स्पीड चेंज होगी, इसका मतलब क्या है, वहां पे कोई और मटेरियल है, उसकी डेंसिटी कुछ और है, इसीलिए वहां पे स्पीड जो है पी वेव की चेंज हुई होगी। अगर एस वेव में आप देखो नॉर्मल 10 की स्पीड से कोई चल रहा है और उसके बाद अचानक से उसकी स्पीड 5 हो जाए, तो आपको क्या पता चलेगा कि भाई ये सॉलिड नहीं है, लिक्विड या गैस में से कुछ है। फिर और 5 से और कम हो जाए तो आप क्या पता कर सकते हो कि भाई अब ये तो लिक्विड भी नहीं है, यहाँ पे क्या है, गैस है ना, आप समझ रहे हो। तो ये एक फिनोमिना है जिससे आपको पता चल जाता है कि अर्थ के क्रस्ट के अंदर क्या है। ठीक बात है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि सबसे आसान भाषा में आपको समझा पाऊं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट है अभी आपको? ठीक है, नहीं होना चाहिए, आप जरा यहाँ पे फोटो में देखिए। ठीक है, ये देखिए जरा, आपको एक फोटो दिखा रहा है जिसमें आपको क्या बता रहा है, एस वेव बता रहा है। वो ऊपर अर्थ को एक फोकस, उसको आप छोड़ दो, वो फोटो मैं कहीं और से लाया हूँ। अर्थ को एक की जो वेव होती है वो भी क्या सेस्मिक वेव ही होती है ना, हम क्या बोलते हैं, सेस्मिसिटी, है ना, वो भी क्या है, सेस्मिक वेव। आप देखो ये जो एस वेव है, इसको अगर हमने कहीं ऊपर से डाला तो आप देखो ये एक हद तक तो इसके एरो दिख रहे हैं, एरो दिख रहे हैं, उसके बाद ये कहीं पे पास ही नहीं हो रही है। देखो यहां तक आ रही है, यहां तक आ रही है, यहां तक गई, यहां तक गई, यहां तक गई, इसके बाद इसमें तो पास ही नहीं हुई, नहीं हुई ना, इसमें पास हुई, इसमें पास हुई। इसमें से ये जो वेव है वो पास नहीं हो रही। ठीक है, अंदर क्या इसके, सॉलिड इनर कोर, अंदर क्या इसके, सॉलिड इनर कोर, बाहर क्या इसका, लिक्विड आउटर कोर। तो आप समझो अगर ये एस वेव है और मैंने बोला एस वेव सिर्फ कहां से पास होती है, सॉलिड में से, तो अगर ये एक हद से आगे जाके इस एरिया से आगे पास नहीं हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे सॉलिड नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सॉलिड नहीं है, लिक्विड है, गैस है, वो हमें नहीं पता चल रहा है। हमें सिर्फ एक चीज पता चल रही है कि सॉलिड नहीं है। सही बात है। खुद से नहीं डालना है कि लिक्विड है, लिक्विड नहीं, हमें नहीं पता चला अभी लिक्विड है कि नहीं है। लिक्विड कैसे पता चलेगा, पी वेव से पता चलेगा। ठीक है, एस वेव से सिर्फ क्या पता चलेगा कि सॉलिड नहीं है, तो हमें पता चल गया कि भाई ये सॉलिड नहीं है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ठीक है, तो एक रीजन होता है जिसको क्या बोलते हैं, हम ऐसे बोलते हैं 2900 किलोमीटर के आगे उसको हम बोलते हैं शैडो जोन, मतलब उसके आगे जो है एस वेव ट्रेवल नहीं कर पाता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, शैडो जोन। ठीक है, जिसके आगे एस वेव जो है आपका ट्रेवल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ठीक है, फिर जरा ये वाली फोटो आप देखिए, सेम चीज आपको जो है यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, देखिए आप फोटो में सबसे ऊपर आपको क्या दिखा रहा है, क्रस्ट, उसके बाद क्या दिखा रहा है, मेंटल, मेंटल के बाद क्या दिखा रहा है, आउटर कोर, और उसके बाद आपको क्या दिखा रहा है, इनर कोर। ठीक है, राइट हैंड साइड वाली जो फोटो है वो मैंने आपको बता दी। राइट हैंड साइड वाली फोटो में आपको क्या बताया कि भाई एस वेव को सबसे पहले डाला गया, और एस वेव सिर्फ कहां से ट्रेवल करती है, सॉलिड में से ट्रेवल करती है। वो एरो जहां जहां से भी जा रहा है आपको क्या दिख रहा है, वो जगह कौन सी है, सॉलिड है। ठीक है, वो जगह कौन सी है, सॉलिड है। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद आप देखिए जरा पी वेव को डाला गया है, उसके बाद क्या किया गया है, पी वेव को डाला गया। जरा पी वेव में देखते हैं क्या क्या बता रहे हैं हमें। पी वेव को जब ऊपर से नीचे डाला है और आपको पता चल गया कि भाई पी वेव में सॉलिड में सबसे ज्यादा आपकी स्पीड है, फिर लिक्विड में स्पीड है, और फिर कहाँ है, गैस में स्पीड है। तो देखिए ये यहाँ पर ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ से ये अंदर इसके ट्रेवल कर गया, इसके अंदर भी चला गया है, यहाँ से ऐसे आ रहा था, फिर इसके अंदर भी ट्रेवल कर गया, फिर इसके अंदर भी आ गया, फिर यहाँ से बाहर भी निकल गया, और फिर यहाँ पर भी आ गया, और दूसरे यहाँ से डाला और अर्थ की दूसरी साइड से ये वेव बाहर आ गई। इसका मतलब क्या, इसने पूरा ट्रेवल किया अंदर से, है ना, एक जगह से डाला और दूसरी जगह से बाहर आ गई, मतलब पूरा ट्रेवल किया है। पूरा ट्रेवल करने के बाद अंदर वो जिस जिस जगह से निकली वहां पे हमने नोट किया कि भाई कैसे कैसे पी वेव की स्पीड जो है उसमें डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। बात समझ आ गई। उससे हमें क्या कंक्लूजन के बारे में पता चला, कंक्लूजन के बारे में ये पता चला कि भाई अर्थ की जो क्रस्ट होती है वो क्या होती है, सॉलिड। उसके बाद क्या होता है हमारा मेंटल, उसके बाद क्या होता है हमारा, वो देखो ऊपर बना है ना, अर्थ की क्रस्ट सॉलिड, उसके बाद जो उसका मेंटल है वो क्या है, थोड़ा मोल्टन है। मेंटल क्या होता है आपका, मोल्टन या फिर सेमी मोल्टन। ठीक है, उसके बाद जो आपका कोर है, कोर दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक को हम बोलते हैं इनर कोर, एक को क्या बोलते हैं, आउटर कोर। ठीक है, जो आपका आउटर कोर होता है वो लिक्विड होगा या सॉलिड होगा, जो आपका आउटर कोर होता है वो क्या होता है, लिक्विड, और जो आपका इनर कोर होता है वो क्या होता है, सॉलिड। ठीक है, आप बोलोगे सर आउटर कोर जो है वो लिक्विड है, इनर कोर फिर सॉलिड कैसे हो सकता है, वो आपको कैसे पता चलेगा, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही चीजें इन्फ्लुएंस कर रही हैं, और जब आप एकदम अंदर चले जाओगे तो प्रेशर भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है ना, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही चीजें एक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से
इनर कोर जो है आपका वो क्या है, सॉलिड, और आउटर कोर जो है आपका क्या है, वो लिक्विड। बात समझ आ गई? तो आप कॉपी में साइड में ऐसा लिख सकते हैं कि आउटर कोर सेमी मोल्टन स्लैश लिक्विड, और इनर कोर क्या है, सॉलिड। इनर कोर क्या है, सॉलिड। यहां तक कोई डाउट है? ये समझ आ गया? आपसे कोई पूछे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है सेस्मिक वेव की इसमें डालने की, तो क्या बोलोगे? अगर आपसे कोई पूछ ले भाई ये सेस्मिक वेव, ये पूरे चीज की इतने तामझाम की क्या जरूरत है, तो क्या बोलोगे? हमें पता करना है अर्थ के अंदर क्या है, ठीक है, क्या स्टेट में है, सॉलिड है, लिक्विड है, क्या स्टेट है, ठीक है। और एक हद से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, ड्रिलिंग नहीं कर सकते, उसके नीचे नहीं जा सकते, ठीक है। तो हमें कुछ तो मैकेनिकल वेव, सेस्मिक वेव उसके अंदर डालनी पड़ेगी, जिससे हमें पता चलेगा अर्थ क्या है कि उसका आउटर कोर जो है वो क्या है, लिक्विड, और इनर कोर क्या है उसका, सॉलिड, ठीक है। पता चल गया यहाँ से? ठीक है, ये बात पता चल गई। सेस्मिक वेव आपको समझ आ गया, पी वेव समझ आ गया, उसकी स्पीड कैसे होती है, एस वेव आपको समझ आ गया, वो सब क्या है ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो खत्म होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है आपकी बुक में दी हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, बताइए? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना? नेक्स्ट चीज़ जो है उसको हम क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो है उसको हम क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल। अभी हम देखते हैं क्या रॉक साइकिल क्या है, ठीक है। अब आपने देख लिया कि भाई अर्थ एक टाइम पे क्या था, लिक्विड था पूरा। जब नेबुला से टूटा था तब तो लिक्विड था, धीरे धीरे करके क्या हुआ, कूल हुआ। तो धीरे धीरे करके जब सॉलिडिफाई होगा तो लिक्विड किसके अंदर टर्न होगा, सॉलिड के अंदर। सॉलिड के अंदर टर्न होगा तो क्या बन जाएगा, वो रॉक, है ना, पत्थर बन जाएगा। तो वो रॉक का जो साइकिल है उसको एक बार ये दिखा रहा है, जरा उसको आप देखें, ठीक है। आगे चल के हम फिर से देखेंगे, ये सिर्फ आप फिलहाल के लिए थोड़ा सा आप उसको देखें, ठीक है। फोटो में आपको क्या दिखा रहा है, एक साइड से आप स्टार्ट करें। सबसे नीचे आपको पता है, कहीं पर भी अगर आपको अभी कुछ भी नहीं पता है तब भी आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। कहीं पर भी आपने देखा होगा वॉल्केनो आ रहा है, ठीक है। कहीं पर भी क्या आया, वॉल्केनो का इरप्शन हुआ, ठीक है। तो उसमें से आपको पता है मोल्टन मटेरियल जो है वो अर्थ के ऊपर बाहर आता है, ठीक है। अंदर रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, मैग्मा। बाहर आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, लावा, ठीक है। इतना आपको पता है। फोटो में लिखा भी है, ठीक है। समझ आ रहा है ना सबको? ठीक है, समझ आ रहा है। जब ये मोल्टन मटेरियल अर्थ के नीचे से निकल के बाहर आ गया उसके सरफेस पे, तो थोड़ी देर के लिए आएगा, तो जब निकल रहा होगा तब तो क्या होगा, मोल्टन मटेरियल में होगा, तब वो फ्लो करता है, ठीक है, ठीक है, तब वो फ्लो करता है। आगे चल के हम देखेंगे अलग अलग टाइप के जो है वॉल्केनो के टाइप, ठीक है। एसिडिक और उसका बेसाल्टिक होता है, अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है। बेसिक होता है, ठीक है। तो अभी नॉर्मली क्या ऊपर आ गया और उसके बाद धीरे धीरे करके ये सरफेस पे क्या करेगा, सॉलिडिफाई करेगा। जब ये सॉलिडिफाई करेगा तो जिस रॉक की फॉर्मेशन करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक का मतलब ही क्या होता है, इग्नियस रॉक वो रॉक होती है जो कि सीधा कहां से बनती है, मैग्मा से, वॉल्केनिक इरप्शन से जो रॉक बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक, ठीक है। पूरे रॉक साइकिल का जो पहला फेज है उसको हम क्या बोलेंगे, इग्नियस रॉक, ठीक है। वैसे तो ये सारी इंटरचेंज हो जाएगी, अंदर जाके मेल्ट हो जाएगी रॉक, वापस से मैग्मा बन जाएगा, फिर से वो इग्नियस रॉक बनेगी, ठीक है। फिलहाल हमने एक साइड से स्टार्ट किया, इग्नियस रॉक बन गई। अभी इग्नियस रॉक जो है वो आगे की तरफ गई, ठीक है। और आपको क्या बता रहा है, इग्नियस रॉक है, ऊपर आपको दिखा रहा है बारिश हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो क्या हो गया, वेदरिंग हो रही है, ठीक है। ऊपर से रॉक की क्या होगी, वेदरिंग और इरोजन, ठीक है। बड़ा पत्थर जो होता है उसमें बारिश पड़ती है, नदी बहती है, हवा चलती है, तो वो धीरे धीरे करके टूटता है छोटे कंकरों में, ठीक है। फिर पानी उसको बहा के दूर ले जाता है, तो वो सब क्या होता है, वेदरिंग और इरोजन, ठीक है। उसके बाद वो आपको दिखा रहा है पत्थर आगे गया, वहां पे कहीं पानी है, उसके अंदर क्या हो गया, बहुत सारे सेडिमेंट थे, वहां पे जाके वो डिपॉजिट हो गया, धीरे धीरे करके सेडिमेंट उसमें इकट्ठा होने लग गए। फिर कंप्रेशन हुआ, वो रॉक जो है और वापस से क्रस्ट के नीचे चली गई। अब उसमें इग्नियस रॉक वाला मटेरियल तो था, और आगे पीछे के सेडिमेंट जब उसमें ऐड हुए, प्रेशर टेम्परेचर की वजह से वो जो रॉक थी सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो गई, ठीक है।
ये फोटो में आपको ऐसे दिखा रहा है, नॉर्मली हम कैसे पढ़ते हैं, जैसे आपका कोल होता है, कोल क्या है आपका सेडिमेंट्री रॉक, तो कोल बनने के पीछे क्या होता है, बहुत सारे पेड़ वगैरह जो हैं उनके फॉसिल जो हैं, पुराने जो एनिमल वगैरह मर गए हैं, ठीक है, वो सारे रॉक के साथ मिलके जब वो उनके ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, ठीक है, फिर ओवर मिलियन ऑफ ईयर धीरे धीरे करके वो सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर वही जो सेडिमेंट्री रॉक है उसके ऊपर और जब वेरिएशन होगा किसका, प्रेशर और टेम्परेचर का, तो एक टाइम के बाद वो सेडिमेंट्री रॉक किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर। नॉर्मल आप एक छोटा सा साइकिल अभी समझो उसके फीचर हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली आपको एक चीज क्या बता रहा है, मैग्मा से आपकी आपका मैग्मा सॉलिडिफाई हो गया तो क्या बन गया, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक में बहुत सारे सेडिमेंट ऐड हुए और वेरिएशन हुआ किसका, टेम्परेचर और प्रेशर का, तो क्या बन गया, सेडिमेंट्री रॉक। और सेडिमेंट्री रॉक में वापस से उसको हम बोलते हैं उसका मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक का मेटामॉर्फिज्म हुआ, मतलब उसमें वापस से इंटेंस प्रेशर और टेम्परेचर का जब वेरिएशन होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर, ठीक है। तो ये आपको एक चीज बता रहा है जिसका मतलब क्या है, ये आपको एक नॉर्मल रॉक का साइकिल आपको बता रहा है, ठीक है। अब रॉक का साइकिल के लिए आप देखो वो साइकिल कंप्लीट होना चाहिए। अभी मैं आपको सिर्फ बोलूं इग्नियस से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, तो वो साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ। अभी मेरे को मेटामॉर्फिक से इग्नियस भी बनाना है, तभी तो साइकिल कंप्लीट होगा ना। तो मेटामॉर्फिक रॉक जब इतनी नीचे चली गई और आपको पता है कि नीचे आपका क्या है मेंटल आपका क्या है, मोल्टन है, मेंटल क्या है, मोल्टन है। तो उस रॉक को क्या मिलेगी, हीट मिलेगी, हीट मिलेगी तो रॉक क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी तो वो वापस क्या बन जाएगी, लिक्विड मैग्मा, लिक्विड क्या बन जाएगी, मैग्मा। फिर वो कहीं और से इरप्शन होगी तो कैसे निकलेगी, इग्नियस रॉक की तरह। बात समझ आ गई, अब साइकिल कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब क्या बन गया पूरा रॉक का साइकिल, ठीक बात है। ठीक है, यहां तक अगर आपको समझ आ गया तो फिर आगे देखते हैं। इसको अब आप बंद कर दो, इसका काम नहीं है। कहाँ गया इसका रिमोट? ठीक है, यहां तक समझ आ गया सब। यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो हम अभी पूछो। यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत है कि सर ये समझ नहीं आया, ये पता नहीं चला, ये कैसे रॉक किधर चली गई, कुछ दिक्कत है तो बताओ। है नहीं है तो फिर चलिए आगे देखिए। नहीं है तो अब आप आ जाइए सबसे पहला कॉन्सेप्ट जिसका नाम क्या है, फर्स्ट थ्योरी। इसका नाम क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब भाई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में आपको क्या बताना चाह रहा है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सबसे पहले आप दी किसने है, तो उसका नाम क्या है, एल्फ्रेड वेगनर, जो आप बोलना चाहो बोल सकते हैं, ठीक है। एल्फ्रेड वेगनर नाम का एक जियोलॉजिस्ट है, ठीक है। उन्होंने क्या एक थ्योरी दी जिसका नाम क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट अभी देखो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, ओरिजिन ऑफ द ओरिजिन समझ आ गया, रॉक समझ आ गया, उसके अंदर मिनरल है, अंदर से कैसा है सब समझ आ गया। अब हमें पता क्या करना है कि भाई ये जो आज के टाइम पे कॉन्टिनेंट है ये जो कंट्री है ये ऐसे ही हैं, कहीं एक साथ होते थे, दूर दूर होते थे, वो सब कैसे बना है उसके पीछे की थ्योरी। तो सबसे पहली जो थ्योरी है ये आपके पास, उसका नाम क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसके बाद जो सेकंड नंबर की थ्योरी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है। और जो थर्ड नंबर की थ्योरी आएगी जिसको हम क्या बोलेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। पर वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जब एल्फ्रेड वेजनर ने दी तो उन्होंने बोला क्या, उन्होंने पहली चीज बोली, उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी कुछ, ठीक है। उन्होंने क्या दी, ऑब्जर्वेशन नंबर 1 ए। उन्होंने बोला कि भाई जिगसॉ
जिगसॉ फिट। वो बोलते हैं कि भाई ये जो सारे कॉन्टिनेंट है ना वो एक साथ होते थे, बाद में कुछ तो हुआ है जो ये अलग अलग हो गए। ऐसे के लिए उन्होंने पहली चीज बोली जिगसॉ फिट। जिगसॉ फिट के लिए जिगसॉ फिट के लिए सबसे पहली चीज जो उन्होंने बताई वो उन्होंने बोला कोस्ट लाइन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई जो कोस्ट लाइन है ना अफ्रीका की और साउथ अमेरिका की वो आपस में फिट हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि कभी वो सेम होते होंगे, बाद में जो है वो वहां से टूटे हैं। ठीक है, चलो ये सब बताने से पहले भी आप इधर थोड़ा सा पीछे आ जाओ, आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हैं। ठीक है, एक चीज़ है जो मैं आपको बताता नहीं हूँ, वैसे वो आप देख लेना घर जाके। एक छोटी सी आपके इसमें ना एक फोटो बनी होगी, वहाँ पे क्या लिखा होगा, जियोलॉजिकल टाइम फ्रेम ऑफ अर्थ। ठीक है, वहाँ पे क्या लिखा होगा, जियोलॉजिकल टाइम फ्रेम ऑफ अर्थ। उसमें अलग अलग करके ना ऐसे बना होगा, देखो ऐसे लिखा होगा, इयॉन, एपो, पीरियड, इरा, ऐसे करके लिखा होगा। ठीक है, और उसके अलग अलग नाम होंगे। काम का नहीं है इसलिए मैंने बताया नहीं। ठीक है, आप उसको ऐसे टेबल बनाए एक आपकी एनसीईआरटी में, उसको आप रीड करना घर पे जाके। ठीक है, उस टेबल को आप रीड करना घर पे जाके, और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है, उस टेबल में बस आपको क्या बताया है कि अर्थ बनना स्टार्ट हुई तो उसमें एक टाइम हुआ होगा जब पहली बारी आपको कोई ब्लू ग्रीन एल्गी दिखी होगी, फिर एक टाइम होगा जब कभी आपको फिश दिखी होगी पहली बार। ठीक है, फिर एक टाइम होगा जब कभी रेप्टाइल जो है वो आपको दिखे होंगे। ठीक है, फिर डायनासोर आए, फिर उसके बाद क्या है, एक कार्बोनिफेरस ईरा आएगा जब पूरी दुनिया में कोल की फॉर्मेशन जो है वो शुरू हुई होगी। ठीक है, तो ऐसे करके अलग अलग टाइप के आपको जियोलॉजिकल टाइम फ्रेम बताया होगा। ठीक है, उसको आप थोड़ा ज़रा उस टेबल को आप घर पे जाके देखिएगा। ठीक है, एक और जो चीज़ है थ्योरी, जिसको हम क्या बोलते हैं कि भाई अर्थ जो है उसमें पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट होता था जिसको हम क्या बोलते थे, रोडिनिया। ठीक है, सबसे पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट होता था जिसको हम क्या बोलते थे, रोडिनिया। ठीक है, ये रोडिनिया नामक का जो सुपर कॉन्टिनेंट है, ठीक है, सबसे पहले क्या होता था, एक रोडिनिया नाम का सुपर कॉन्टिनेंट होता था और आगे पीछे क्या था, सिर्फ पानी था। फिर ये कहीं पर टूटा होगा। ठीक है, रोडिनिया क्या किया होगा, टूटा होगा। ठीक है, जब ये वापस से जुड़ा होगा, रोडिनिया था, रोडिनिया क्या कर गया, एक बारी टूट गया, फिर ये वापस से जुड़ा, जब दूसरी बारी वापस से जुड़ा है तब जो बना है उसको हम क्या बोलते हैं, पैंजिया। ठीक है, उसको तो हम क्या बोलते हैं, पैंजिया। तो ये जो एक बारी वापस से जुड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पैंजिया। और जो यहाँ पे ओशन होगी उसको क्या बोलेंगे, पैंथलासा। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, पैंथलासा। खत्म हो गया यहाँ तक। और उसके बाद क्या बताया गया होगा कि भाई जो पैंजिया है ये जब वापस से टूटा होगा, ठीक है, तो दो चीज़ें बनी होंगी। ऊपर क्या बना होगा, ऊपर आपका बना होगा लॉरेशिया। ठीक है, और नीचे आपका क्या बनेगा, गोंडवाना लैंड। ठीक है, नीचे आपका क्या बनेगा, गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये एक छोटी सी एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड क्या है जी, बैकग्राउंड क्या है कि सबसे पहले क्या हुआ होगा कि जो सारे कॉन्टिनेंट आपको आज दूर दूर दिख रहे हैं वो सबसे पहले कोई एक ही लैंडमास रहा होगा और उसको हम क्या बोलते थे, रोडिनिया। ठीक है, वो रोडिनिया जो सुपर कॉन्टिनेंट था वो एक बारी क्या किया होगा, ब्रेक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, रोडिनिया, फिर उसके बाद ब्रेकअप ऑफ रोडिनिया। रोडिनिया टूटा, फिर वापस से रोडिनिया के जो सारे अलग अलग कॉन्टिनेंट दूर दूर चले गए थे वो वापस से क्या हुए, पास आए। वापस से जब पास आए फिर से जो एक कॉन्टिनेंट बना सुपर कॉन्टिनेंट, उसको हमने क्या बोला, पैंजिया। ठीक है, और पैंजिया के साथ जो वाटर बॉडी आगे पीछे थी उसको हमने क्या बोला, पैंथलासा। ठीक है, फिर वापस से जो पैंजिया है ये भी टूटा होगा। ठीक है, जब ये पैंजिया टूटा है तो वो क्या बना है, दो हिस्सों में टूटा, और उसमें से जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हमने क्या बोला, लॉरेशिया। नीचे वाला जो हिस्सा है उसको हमने क्या बोला, गोंडवाना लैंड। अपना जो इंडिया है वो इस गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। फोटो से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल के लिए आप इतनी इंफॉर्मेशन दिमाग में रखें। ठीक है, तो ये अल्फ्रेड वेजनर बोल रहे हैं कि भाई
कॉन्टिनेंट जो है ना वो सारे एक ही जगह होते थे, उसमें कोई तो ड्रिफ्ट हुआ है, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इसका नाम है। पहली चीज उन्होंने क्या बोला, जिग्सॉ फिट, जो कि कोस्ट लाइन ऑफ अफ्रीका और साउथ अमेरिका। सेकेंड चीज के बारे में क्या बताया, सेकेंड चीज उन्होंने बताया एज ऑफ रॉक्स, एज ऑफ रॉक्स। थर्ड चीज उन्होंने क्या बताई, रेप्टाइल्स। और फोर्थ चीज क्या बताई, ग्लेशियल डिपॉजिट्स। ठीक है, तो अलग अलग चीजें बताई हैं, जरा एक एक करके हम देखते हैं। फोटो कल देखेंगे, अभी फिलहाल के लिए आप थ्योरी समझ लो। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या बोली भाई, जिग्सॉ फिट है। जिग्सॉ फिट का मतलब क्या है, आप वहां पे भी देख सकते हैं, वर्ल्ड मैप आपको दिख रहा है, वर्ल्ड मैप आपको दिख रहा है, मैं खुद यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, है ना। ये अफ्रीका ऐसे करके होता है कुछ, है ना, अफ्रीका ऐसा होता है कुछ, ऐसे ही होता है अफ्रीका। और यहाँ पे कुछ साउथ अमेरिका है, ऐसे करके कुछ साउथ अमेरिका आएगा, तो वो बोल रहे हैं ये साउथ अमेरिका जो है वो इस अफ्रीका के साथ क्या है, जुड़ जाता है। जिग्सॉ फिट है तो वो आपस में जुड़ता है, इसका मतलब ये साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका, अफ्रीका और साउथ अमेरिका क्या है, कोई एक बारी में जुड़े हुए होंगे, बाद में क्या है, टूट गए। ठीक है, एक चीज। दूसरी क्या बता रहे हैं, एज ऑफ रॉक। अभी एज ऑफ रॉक से कैसे पता चलेगा, एज ऑफ रॉक से ऐसे पता चलेगा कि मानो कोई माउंटेन रेंज है, ठीक है, मानो क्या है, कोई माउंटेन रेंज है, या फिर कोई रॉक है, या फिर क्या है, कोई रॉक है। जैसे थोड़ी देर पहले हमने रॉक साइकिल देखा था, है ना, रॉक साइकिल देखा था अगर हमने, तो अगर मैं आपको बोलूँ वो रॉक साइकिल में जैसे ये नीचे से लावा मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा था, ठीक है, यहाँ पर आकर वो सारा लावा और मैग्मा ऊपर जाके स्प्रेड हो गया, है ना, और इधर इन्होंने क्या किया, रॉक बना दी, इधर इन्होंने क्या किया, रॉक बना दी। बाद में आप समझो कि जिस मटेरियल से ये लावा मैग्मा बना था, बाद में इनके बीच में ही डिवीजन हो जाए, ये हिस्सा रॉक का इधर चला जाए, ये हिस्सा रॉक का उधर चला जाए। लेकिन जब मैं इनकी एज कैसे नापेंगे, एज नापने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, कार्बन डेटिंग वगैरह हम करते हैं जिससे हमें एज पता चल जाएगी। ठीक है, फिर हम एज देखेंगे कि यार ये जब बना है ना, उसी एज में यार ये भी बना है, इसका मटेरियल भी सेम है, इसका मटेरियल भी सेम है, तो हमें क्या लगेगा कि यार एक ही टाइम पे बने हैं, एक ही एज पे बने हैं, एक टाइम पे एक साथ कभी रहे होंगे। ठीक है ना, तो कैसे पता चला, एज ऑफ रॉक उन्होंने बोला कि भाई एज ऑफ रॉक हम देखेंगे ना, तो हमें एज ऑफ रॉक से पता चल रहा है कि अलग अलग जगहों पे रॉक की एज, उनका मटेरियल सब क्या है, सेम है। एग्जाम्पल उन्होंने कैसे दी थी, एग्जाम्पल में वो ऐसे कह रहे हैं, एग्जाम्पल में बोलते हैं अपलाशियन माउंटेन, अपलाशियन माउंटेन है, ठीक है, कहां पर है, यूएसए के अंदर। ठीक है, अपलाशियन माउंटेन हो गए जो कि कहां पर है, यूएसए के अंदर। फिर क्या है, न्यू फाउंडलैंड, ठीक है, फिर क्या है, ग्रीनलैंड, और फिर क्या है, जोलन माउंटेन। ठीक है, पी साइलेंट है, जोलन माउंटेन। ठीक है, तो अलग अलग माउंटेन और उनमें जो रॉक है और उनकी जो एज है, उनको इन्होंने देखा और पता चला कि भाई एक तो यूएसए में है, एक कनाडा में है, एक ग्रीनलैंड है, एक फिर ये जोलन माउंटेन वगैरह कहां पर है, नॉर्वे स्वीडन वाली जो जगह है ना, वहां पर क्या है, ये जोलन माउंटेन। ठीक है, ऊपर वाले जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये सारा हिस्सा कभी एक साथ रहा होगा, इसीलिए इनके जो रॉक हैं उनका एज, उनका मटेरियल जो है एक जैसा है। और क्या पता चला, ये रेप्टाइल, रेप्टाइल के बारे में पता चला। रेप्टाइल के बारे में कैसे पता चला, मानो कोई रेप्टाइल है जो कि इंडिया में मिलता है और वो सेम रेप्टाइल जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक रेप्टाइल है, ऑस्ट्रेलिया छोड़ो, कोई एक रेप्टाइल है जो कि इंडिया में मिलता है, मानो वो सेम रेप्टाइल आपका कहाँ मिलता है, अफ्रीका में मिलता है, या सेम रेप्टाइल आपका गल्फ वाले रीजन में कहीं पे मिलता है, अरेबियन रीजन में मिलता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई ये सारे के सारे जो हैं एक हिस्सा होगा, क्योंकि रेप्टाइल जो है या कोई इंसेक्ट है वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके पानी के बीच में तैर के दूसरी जगह तक नहीं जा सकता है, तो हमेशा पहले एक साथ रहे होंगे, उसके बाद अलग हुए होंगे, तो अलग अलग जगह वो आज के टाइम पे चले गए हैं। ठीक बात है।
ठीक है ना। इसलिए आप, और जब हम डीप में इसको देखेंगे, फोटो से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो भी इस गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है, इंडिया भी इसी का हिस्सा है, ठीक है, सब इसके हिस्से हैं। लेकिन जब ये धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रहा होगा गोंडवाना लैंड, और इसमें से भी जब ब्रेक हो रहा होगा, इंडिया अलग होगा, सब अलग अलग होंगे, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले निकल के साइड में चला जाएगा। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया जब गोंडवाना लैंड से निकलेगा तो सबसे पहले निकल के वो नॉर्थ नहीं जाएगा उसका, और यहाँ पे साइड की तरफ उसकी जर्नी है, ठीक है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में आपको कुछ ऐसे स्पीशी मिलते हैं जो पूरी दुनिया में ही कहीं नहीं मिलते हैं, ठीक है, कंगारू जैसे, ठीक है, नहीं मिलता, ठीक है। कंगारू क्या है, स्पेशलिटी है किसकी, ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। तो कुछ ऐसी स्पीशी हैं जो कि कहाँ पर डेवलप हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया में, जो कि कहीं और नहीं मिलती हैं। वो किस वजह से है, क्योंकि वो बहुत जल्दी ही स्टार्टिंग में इससे अलग हो गया, ठीक है। अगर वो क्या पता बहुत देर तक हमारे साथ यहाँ पे रहता, ऊपर तक जाता, लास्ट में अलग होता, तो बहुत सारी स्पीशी हमारी भी ऑस्ट्रेलिया के लैंड में होती, और बाद में वो अलग होता तो बहुत सारी स्पीशी ऑस्ट्रेलिया में मिलती, ठीक है, या उसकी कोई स्पीशी हमारे यहाँ पे भी रह जाती, ठीक है, बात समझ आई। और लास्ट चीज क्या है, ग्लेशियल डिपॉजिट। अब ये ग्लेशियल डिपॉजिट वाली क्या चीज है, ग्लेशियल डिपॉजिट का मतलब आप समझिए क्या है। एक चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लैंडफॉर्म, एक चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लैंडफॉर्म्स। अब वेरियस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म होते हैं। अब अलग अलग इरोजन का जो एजेंट है, वेदरिंग का जो एजेंट है, वो अलग अलग टाइप का लैंडफॉर्म आपका बनाता है। कैसे, अगर वाटर आपका क्या है, लैंडफॉर्म का अगर वाटर आपका क्या है, इरोजन का एजेंट, वेदरिंग का एजेंट, तो वो क्या करेगा, वो जॉर्ज बनाता है। क्या बनाता है, खाई, है ना। नदी जहां से निकलती है तो बीच में क्या करती है, पहाड़ को काटती जाती है और क्या बनाती है, जॉर्ज, खाई बनाती है। तो इसका मतलब खाई जहां पर बन रही है उसके पीछे उसका वेदरिंग एजेंट क्या है, रिवर, है ना। जॉर्ज जहां पर भी बना होगा वहां पे नदी निकलती होगी, है ना, सही बात है। हवा से नदी नहीं निकलती, मतलब हवा से जॉर्ज नहीं बन जाएगा, हवा थोड़ी काट पाएगी इतने बड़े पहाड़ को, ठीक है, ठीक बात है। वैसे ही अलग अलग टाइप का जो वेदरिंग एजेंट होगा, अलग अलग टाइप का लैंडफॉर्म बनाएगा, ठीक है। जैसे सैंड ड्यून होते हैं, सैंड ड्यून बनते हैं, तो वो सैंड ड्यून बनाने का जो एजेंट है वो कौन है, विंड। सैंड ड्यून बनाने का जो एजेंट है पीछे वो कौन है, विंड। हवा जो है वो रेत को उड़ा के ले जाती है, और वो जो आपको टीले दिखते हैं रेत के, वो उसके पीछे जो एजेंट है वो कौन है, विंड। बात समझ आ गई। वैसे ही ग्लेशियल डिपॉजिट और ग्लेशियल लैंडफॉर्म होंगे। जैसे आप किसी माउंटेन रीजन में जाते हो तो वहां पे क्या आ गया, वहां पे बर्फ है, तो वहां पे क्या एवलांच आएंगे, ठीक है, एवलांच आ सकते हैं। ग्लेशियल लेक हो सकती है। तो कुछ चीजें होंगी जो ग्लेशियल या फिर बर्फ एज अ इरोडिंग एजेंट वही वो लैंडफॉर्म बना सकता है, और कोई भी चीज वो वाला लैंडफॉर्म नहीं बना सकती है, ठीक है। तो बस वही सेम चीज आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्लेशियल डिपॉजिट आपको ऐसी जगहों पे मिले हैं जो कि जगह बर्फ वाली एरिया से बहुत दूर है, जैसे नॉर्थ ऑफ अफ्रीका, जैसे नॉर्थ ऑफ साउथ अमेरिका, जहां पे कोई भी बर्फ नहीं है, जो कि बर्फ वाली एरिया से बहुत दूर है। इसका मतलब कभी ऐसा एक टाइम रहा होगा कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका किसी बर्फ वाले एरिया के साथ रहा होगा, इसीलिए यहाँ पे कुछ ऐसे लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं जो कि सिर्फ ग्लेशियर ही बना सकता है। बात समझ आ गई, पक्का समझ आ गई बात, ठीक है। तो ये चीज है जो कि आपको बता रहे हैं कौन, एल्फ्रेड वेजनर, ठीक है। ये सारी चीजें आपको कौन बता रहे हैं, एल्फ्रेड वेजनर। एल्फ्रेड वेजनर बोल रहे हैं कि भाई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपको बताती है कि सारे कॉन्टिनेंट पहले साथ रहे होंगे, धीरे धीरे करके ड्रिफ्ट किए होंगे, और ड्रिफ्ट करने के पीछे पहले उन्होंने ऑब्जर्वेशन बताई कि भाई ऑब्जर्वेशन क्या है, जिग्सॉ फिट है, उसके बाद क्या है, एज ऑफ रॉक है, उसके बाद क्या है, रेप्टाइल है, उसके बाद क्या है, ग्लेशियल डिपॉजिट है। और उसके पीछे, इन सब के पीछे जब उनसे वजह पूछी गई कि बताइए आप वजह क्या है, तो उन्होंने क्या बोला, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, ठीक है। तो पहले आप ये सारे पॉइंट कॉपी में आप लिख लीजिए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसके नीचे आप ये 4 ऑब्जर्वेशन लिखिए, और ऑब्जर्वेशन के बाद आप लास्ट में लिखिएगा ये सब होने के पीछे का ड्राइविंग फोर्स, है ना। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो ड्राइविंग फोर्स क्या है, उन्होंने क्या बोला, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन, ठीक है। क्या बोला, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन।
यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछो। कोई डाउट है? क्या बोल रहे हैं भाई, इसके पीछे का ड्राइविंग फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, ठीक है। तो फिर काउंटर क्या किया गया कि भाई ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून इतना भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि कॉन्टिनेंट को एक जगह से तोड़ के दूसरी जगह ले जाए। थोड़ा बहुत वेव जो है वो आ जाती है, वेव, ठीक है, वाटर को पुल कर लेता है थोड़ा बहुत, तो वेव्स आ जाती हैं, ठीक है। समंदर में लहरें, वेव, टाइड आती हैं, समंदर में क्या आती हैं? टाइड, ठीक है। समंदर में टाइड वगैरह आ सकती है भाई पुल से, ग्रेविटेशनल पुल से, लेकिन ये इतना दूर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने एक और थ्योरी दी, वो जो पीछे हमने एडवर्ड स्विस की थ्योरी पढ़ी थी, सियाल वाली, ठीक है, वही यूज की गई किसके द्वारा? एल्फ्रेड वेजनर के द्वारा अपनी थ्योरी के अंदर। उन्होंने बोला कि भाई ये जो सारे कॉन्टिनेंट है ना वो क्या है? कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होती है वो क्या होती है? सियाल, और वो किसके ऊपर फ्लोट कर रही है? ओशनिक क्रस्ट के ऊपर, जो कि क्या है? आपकी सीमा, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला? सीमा और सियाल का कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने। किसका कॉन्सेप्ट दिया? सीमा और सियाल का। यहाँ पे लिख देता हूँ सीमा और, पहले ऊपर लिखता हूँ सियाल, नीचे क्या है? सीमा, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ। ये सियाल है, ये सीमा है, ये सारा सीमा है, यहाँ पे सियाल है। ये फोटो आपके बुक में बनी हुई है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा बोल रहे हैं, ये क्या है? नीचे वाला जो ओशनिक क्रस्ट है ये क्या है? सीमा, हमने पढ़ा था ना वहाँ पे, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, जो नीचे वाला ओशनिक क्रस्ट है ना, ओशन, समंदर, वो क्या है? सीमा से बना हुआ है। ऊपर का जो कॉन्टिनेंट है, जो ऊपर कॉन्टिनेंट होते हैं, जमीन, वो किससे बने हैं? सियाल से। तो ऐसा इसके बीच में, ऐसा कॉन्टिनेंट के दोनों के बीच में ये क्या हो गया? समंदर, पानी है दोनों के बीच में, ठीक है। कॉन्टिनेंट के एक दोनों के बीच में क्या है? पानी, समंदर है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि सियाल इज फ्लोटिंग ऑन सीमा, सियाल इज फ्लोटिंग ऑन सीमा, ठीक है। और क्या, लास्ट तक हमें जब पहुंचना है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तक, तब तक हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। सारी चीजें क्या है? हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? ताकि हमें पता चले क्या क्या, कि कॉन्टिनेंट आज कहाँ पर हैं, दूर क्यों गए, उनके पीछे का ड्राइविंग फोर्स क्या है, अर्थक्वेक कैसे आते हैं, वॉल्केनो कैसे आते हैं, माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, आइलैंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये सारे हमारे सवाल हैं, इनके जवाब हमें ढूंढने हैं इन थ्योरी से, ठीक है। तो उस थ्योरी में से अब इनसे भी पूछा जा रहा है कि भाई ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, तो ये भी वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि सियाल और सीमा के बीच में वो फ्रिक्शन हो जाएगी, उसकी वजह से क्या आ जाएगा? अर्थक्वेक आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से कुछ ब्रेकेज हो जाएगी, तो यहाँ से ऊपर कुछ माउंटेन निकलेगी, लावा निकलेगा ना। ये नीचे क्या है? ओशनिक क्रस्ट। और सीमा कहाँ पे था? मेंटल के अंदर था, देखा ना आपने, फोटो दिखाई थी, तो सीमा कहाँ था? मेंटल के अंदर। मेंटल के अंदर क्या है? मोल्टन मटेरियल है। तो यहाँ पे अगर कोई ब्रेकेज हो जाए इनके कॉर्नर पे, तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा? लावा बाहर आएगा। तो यहाँ पे कोई माउंटेन की तरह आपको दिखेगा। एक टाइम के बाद इतना एक्यूमुलेशन हो जाएगा कि बाद में आपको माउंटेन की तरह दिखेगा, ऐसा ये कह रहे हैं। जी, एल्फ्रेड वेजनर ही तो पढ़ रहे हैं अभी। ये वाली थ्योरी नहीं दी थी, ये वाली सीमा और सियाल तो पीछे दे दिया एडवर्ड स्विस ने। वो वाली थ्योरी का यूज कर लिया किसने? एल्फ्रेड वेजनर ने, अपनी थ्योरी में समझाने के लिए, ठीक है। क्योंकि वो थ्योरी पहले की आई हुई थी ना, तो उसको उठाया और उसमें से समझाने की कोशिश की कि अर्थक्वेक कैसे आता है, वॉल्केनो कैसे आता है, माउंटेन कैसे बनते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक आप देखिए, ये थ्योरी हो गई खत्म। उसके बाद ये थ्योरी होगी रिजेक्ट। तो दिमाग में आप अपने थ्योरी में क्या बोला गया है उसको समझिए, थ्योरी में ड्राइविंग फोर्स किसको बोला गया है उसको समझिए। उनसे जब सवाल किया गया कि भाई इसका आप जवाब दीजिए, तो उनके पास उसका जवाब उन्होंने क्या जवाब दिया उसको आप समझिए कि जवाब क्या दे रहे हैं, ठीक है। वो जवाब आपको समझ आएगा, तभी आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जब असल जवाब मिलेगा तब आपको डिफरेंस समझ आएगा कि देखो वो क्या बोल रहे थे और असल में क्या है, ठीक है। उनके हिसाब से अगर आप देखोगे तो माउंटेन और वॉल्केनो हमेशा आपका कहां पर आ रहा है? जहां पे पानी है और कहीं पे अर्थ शुरू हो रही है ना, वहीं पर है ना, कॉर्नर पे आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब माउंटेन आपके हमेशा कहां पर बनेंगे? जहां पे समंदर और कोस्ट लाइन के पास, है ना। इसका मतलब यही हुआ ना, जहां पर कहीं कोस्ट लाइन होगी वहीं पर आपके क्या होंगे? सिर्फ पहाड़, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है, हिमालय तो है वो बीच में है, यहाँ पे तो कोई कोस्ट लाइन नहीं है। फिर एल्प्स हैं आपके, यूरोप में क्या है? एल्प्स, वहां पे भी कोई कोस्ट लाइन। एंडीज माउंटेन रेंज है, चलो वहां पर कोस्ट लाइन है, लेकिन जैसे एल्प्स हो गए या फिर हिमालय हो गए, वो तो क्या है? कॉन्टिनेंट के बीचों बीच
हैं। तो ये थ्योरी जो है उसको प्रूव नहीं कर पा रही है, तो इसलिए थ्योरी जो है वो हो गई फेल। ठीक है, तो नेक्स्ट जो थ्योरी आएगी उसका नाम क्या है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का मतलब क्या चीज़, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सॉरी ओशनिक क्रस्ट। ये अब कल हम जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी देखेंगे ना तब मैं आपको बता दूंगा। ओशनिक क्रस्ट का मतलब क्या है, आप देखिए ओशनिक क्रस्ट का ये मतलब है, आपने समंदर देखा है, समंदर में से आप सारा पानी निकाल लो और समंदर की जो सतह दिखेगी आपको, उसी को हम क्या बोलेंगे, ओशनिक क्रस्ट। बात समझ आ गई। फिलहाल के लिए आप ऐसे समझो, कल जब फोटो में से आप इसको देखोगे तो आपको असली में समझ आएगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट के बीच में क्या बात हो रही है। ठीक है, ओशनिक क्रस्ट आप देखो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से थोड़ी नीचे रहेगी, नीचे ही रहेगी ना, क्योंकि कॉन्टिनेंट के ऊपर है ना, ओशनिक क्रस्ट के ऊपर तो पानी है, कॉन्टिनेंट के साथ जो चीज लग रही है ओशन की वो क्या है, पानी। तो ओशन का क्रस्ट क्या है, वो कॉन्टिनेंट के क्रस्ट से तो नीचे ही है कहीं पे, है ना, तो वो क्या है, वो जो सतह है किसकी, ओशन की, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ओशनिक क्रस्ट। अब आगे चल के हम इसको जो है कल जब ये स्टार्ट करेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, तो वो सारी चीजें जो ओशनिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आपको बता रहा हूँ वो आपको क्लियर होगी। ठीक है, आज की क्लास में आपको कोई डाउट, जो ओशन का बेस होता होगा फिर वो एज कंपेयर टू ऊपर वाले लेवल से गर्म होता होगा ना थोड़ा। ओशन का जो बेस होता ओशन का जो बेस वो तो मेंटल वाले एरिया में है ना, तो थोड़ा वो ऐसे नहीं समझ आएगा, कल जब आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। मेंटल वाले एरिया में कुछ भी नहीं है, ऐसे किसने बोला आपको, ओशन का क्रस्ट जब उसके नाम में क्रस्ट है तो वो मेंटल वाले एरिया में नहीं है। नो सर, वो हमने सीमा और सियाल पढ़ा था ना, तो वो तो आपने बताया था कि सीमा जो होता है वो मेंटल वाले एरिया में पाया जाता है, तो क्रस्ट में तो सियाल होगा, वैसा है ना confusion। मैंने बोला ना, उस थ्योरी को आपको सिर्फ पढ़ना है, वो सच्चाई नहीं है, ठीक है ना, वो क्या है, वो थ्योरी दी गई है, वो सच्चाई नहीं है। ऐसे तो स्टार्टिंग में आपको बताया ना डाल्टन का प्लम पुडिंग मॉडल, वैसे नहीं होता है ना, उसने क्या बोला, वो ऐसे पुडिंग की तरह से जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऐसे रहते हैं, बाद में तो क्या पता चला वो तो रिवॉल्व करता है ऐसे करके। ठीक है, तो वो नहीं है ना, ये सिर्फ आपको बताया कि इसने ऐसा बोला, वो काम का नहीं है। जो काम की चीज़ है वो आएगी जब पता चलेगा एक्चुअल में क्या है। ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हो ना, वो बोलता है भाई आपको ये हो गया, बाद में आप टेस्ट करवाते हो तो पता चलता है एक्चुअल में क्या है ना, सही बात है। अभी तक ये क्या थ्योरी दी जा रही है, थ्योरी में सच्चाई नहीं पता चली, सच्चाई पता चलेगी जब हम कब पहुंच जाएंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, धीरे धीरे करके। ठीक है, सब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट समझ आ गया।